कहानी शुरू होती है 3 साल पहले, जहां एक आइलैंड को वॉरशिप्स ने घेर रखा है और नेवी ऑफिसर्स एक बैटल होती हुई देख रहे हैं। एक ऑफिसर कहता है, कैप्टन हमें इस फाइट में हिस्सा लेना चाहिए। कैप्टन कहता है, तुम जानते हो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे वेपन्स उन चीजों को डैमेज नहीं पहुंचा सकते। अब सब कुछ हंटर्स के हाथ में है। अगले सीन में हम देखते हैं जहां बहुत बड़ी आंट्स और हंटर्स के बीच बैटल हो रही है, जिसमें आंट्स हंटर्स को बुरी तरह मार रही है। वहां एक हंटर आंट्स को दूसरे हंटर्स को खाते हुए देखता है और बहुत डर जाता है और कहता है, हमारा रैंक बहुत लो है इनसे फाइट करने के लिए। आंट एक हंटर को मारने ही वाली होती है कि तभी एक एस लेवल का हंटर आके आंट को मार देता है और उस मरते हुए हंटर को हील कर देता है। वहाँ फिर 2 और एस लेवल के हंटर आ जाते हैं जो आंट्स को निपटाना शुरू कर देते हैं। लो लेवल के हंटर्स राहत की सांस लेते हैं एस लेवल के हंटर्स को देख के। तभी वहाँ एक वाइट कलर की बहुत बड़ी आंट आ जाती है। फिर दोनों एस लेवल के हंटर्स आंट पर हमला करते हैं। एक हंटर आंट पर थंडर अटैक करता है और दूसरा आंट के दांत तोड़ के दांत ही फेंक के मारता है, जो आंट के आर पार हो जाते हैं, जिससे आंट मर जाती है। अचानक वहाँ काफी सारी वाइट आंट्स आ जाती हैं और फिर दोनों हंटर अपनी पूरी पावर से उन पर अटैक करते हैं। और वहीं थोड़ी दूर गिल्ड मास्टर चोई, जो एक एस लेवल हंटर है, उनका अटैक देख के कहता है, लगता है वो सही टाइम पर वहां पहुंच गए और अब हमें भी काम शुरू कर देना चाहिए। एक हंटर कहता है, गिल्ड मास्टर चोई आप ऑर्डर करें, हम तैयार हैं। गिल्ड मास्टर चोई एक तगड़ा फायर अटैक करता है, जिससे रेड आंट्स मर जाती हैं और फिर नीचे खड़े हुए हंटर से कहता है, आक्रमण। और फिर घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। फिर हम व्यूअर्स को बताया जाता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। 10 साल पहले गेट्स ओपन हुए थे जो दूसरे डायमेंशन से कनेक्ट होते हैं और गेट की दूसरी तरफ डंजन में मैजिक बीस्ट होते हैं, जिन पर आम हथियारों का कोई असर नहीं होता और सिर्फ जिन लोगों के पास अवेकन एबिलिटीज हैं वही इनसे फाइट कर सकते हैं और उन्हें हंटर्स कहते हैं। और मैजिकल पावर्स के बेसिस पर हंटर्स के रैंक होते हैं, जैसे S A B C D और E। S स्ट्रॉन्गेस्ट और E वीकेस्ट। और एक बार मैजिकल एबिलिटी अवेकन होने के बाद हंटर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो और स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। अब हम प्रेजेंट डे में आ जाते हैं। एक गेट ओपन हुआ है जिसके बाहर हंटर्स मिशन पर आए हैं, क्योंकि मिशन पूरा करके हंटर्स की अच्छी कमाई होती है। तभी वहाँ संग जिन्वू आ जाता है, जिसे देख के वहाँ सभी बहुत खुश होते हैं। पार्क नाम का हंटर पूछता है, सभी से देख के इतना खुश क्यों हो रहे हैं, क्या ये बहुत स्ट्रॉन्ग हंटर है? किम नाम का हंटर जवाब देता है, ये तो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है और ये ई रैंक डंजन में भी घायल हो गया था। और सारे हंटर्स इसलिए खुश हैं क्योंकि जिन्वू के आने का मतलब है कि मिशन बहुत आसान होने वाला है। पार्क कहता है, समझ गया। जिन्वू किम की सारी बातें सुन लेता है और सोचता है, अब कर भी क्या सकते हैं, बात तो सच है। तभी वहाँ जूही, जो एक हंटर है, आ जाती है और कहती है, जिन्वू तुम्हें दोबारा चोट कैसे लग गई? जिन्वू कहता है, जैसे हमेशा लग जाती है। जूही कहती है, तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। फिर दोनों बैठकर बातें करते हैं। जूही कहती है, मैंने सुना कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। जिन्वू कहता है, हाँ, और वो एक ई रैंक डंजन था और मैं अकेला ही था जिसे चोट आई थी। जूही कहती है, क्या वहाँ कोई हीलर नहीं था? जिन्वू कहता है, नहीं, क्योंकि बाकी सबका रैंक बहुत हाई था और उन्हें लगा कि हीलर की वहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। जूही कहती है, वो लोग कितने मतलबी हैं, उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी थी। जिन्वू कहता है, जूही इसमें मेरी गलती थी कि मैं इतना वीक हूँ और वैसे भी मुझे इन चीजों की आदत हो चुकी है। जूही को जिन्वू के लिए बुरा लगता है क्योंकि वो उसकी केयर करती है। अगले सीन में हम देखते हैं सोंग चियो, जो इस मिशन का लीडर है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वहाँ सभी को ये बात अच्छी लगती है कि सोंग चियो लीडर है, क्योंकि वो सबसे स्किल्ड हंटर है उन सबके बीच। फिर सब डंजन के अंदर जाने लगते हैं। जिन्वू अपना सस्ता सा चाकू हाथ में लेके कहता है, इसके अंदर नाम की मैजिकल पावर्स हैं, लेकिन कुछ ना होने से तो यही अच्छा है, कह के वो भी डंजन में चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और गो गन ही को दिखाया जाता है, जो चेयरमैन है हंटर एसोसिएशन का। वो एक एम्प्लॉय से कहता है, एसेंस स्टोन्स, जो एक वैल्यूएबल आइटम है, वो मैजिकल बीस्ट को हरा के मिलता है, जिन्हें बेच के हंटर्स अच्छे पैसे कमाते हैं। और जो एसेंस स्टोन्स हाई रैंक बीस्ट को हरा के मिलते हैं, उनसे हम पावरफुल इक्विपमेंट्स और वेपन बना सकते हैं बीस्ट से फाइट करने के लिए। और जो माना स्टोन है वो डंजन में मिलता है, वो भी एसेंस स्टोन की तरह ही है, लेकिन कम इफेक्टिव है। एम्प्लॉय कहता है, लेकिन गवर्नमेंट को तो ये दूसरी वजह से चाहिए। चेयरमैन गो कहता है, गवर्नमेंट एसेंस स्टोन्स और माना क्रिस्टल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से हंटर्स का काम और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगले सीन में डंजन में जिन्वू को एक एसेंस स्टोन मिल चुका है, जिस वजह से वो खुश है। तभी जिन्वू पर एक बीस्ट अटैक कर देता है,
जिन्वू बीस्ट का अटैक डॉज करके उस पर चाकू से हमला करता है, लेकिन चाकू टूट जाता है और बीस्ट जिन्वू के पेट में तलवार घुसा देता है। तभी वहाँ पार्क आके बीस्ट को मार देता है और जिन्वू को बचा लेता है, लेकिन अब जिन्वू की हालत बहुत खराब हो चुकी है। फिर जूही जो एक हीलिंग मैजिक यूजर है वो जिन्वू को हील करने लगती है और इस दौरान बाकी हंटर्स ने सारे बीस्ट को मार दिया है। जूही जिन्वू पर गुस्सा करती है उसके हंटर का काम करने पर, क्योंकि उसे बार बार चोट लग जाती है। जिन्वू सोचता है मैंने इस ई रैंक स्टोन के लिए अपनी जान खतरे में डाली, इस स्टोन की इतनी वैल्यू नहीं है। तभी एक हंटर कहता है देखो मुझे क्या मिला है। वहाँ एक और डंजन है जिसे डबल डंजन कहा जाता है। कुछ हंटर्स माना क्रिस्टल और एसेंस स्टोन्स के लिए डंजन में जाने के लिए कहते हैं और कुछ अंदर जाने के अगेंस्ट होते हैं क्योंकि डंजन में खतरा हो सकता है। सोंग च्यू जो लीडर है कहता है तो फिर इस बात पर हम वोटिंग कर लेते हैं कि हम अंदर जाएंगे या नहीं। वोटिंग में सब हंटर 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं और अब बस जिन्वू ने वोट नहीं किया है। इस वजह से अब सब जिन्वू के वोट पर डिपेंड करता है कि वो लोग डंजन में जाएंगे या नहीं। जिन्वू सोचता है ये डेंजरस हो सकता है, लेकिन मेरे पापा मिसिंग है, मम्मी के इलाज और बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए और सिर्फ मैं ही हूँ कमाने वाला घर में, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। जिन्वू कहता है हम अंदर जाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है। एक लड़की आदमी से ब्लैक क्रिस्टल छूने के लिए कहती है और फिर कंप्यूटर में उसका मैजिक लेवल चेक करती है। इस जगह पर इंसानों का मैजिक लेवल चेक किया जा रहा है और उन्हें हंटर बनने का ऑफर दिया जा रहा है। एक आदमी फोन पर कहता है एक का बी रैंक है और 2 का सी रैंक और तीनों हंटर बनने के लिए रेडी हो चुके हैं और सब कुछ अच्छे से जा रहा है। गिल्ड मास्टर चोई कहता है सुन के अच्छा लगा, और वैसे भी हमें कोई चाहे इनके लेवल का हंटर नहीं मिलने वाला। अगले सीन में 2 आदमी स्कूटी पर एक लड़की का पर्स छीन के भागते हैं और थोड़ा आगे उनके सामने चाहे इन खड़ी है। चोर चिल्लाता है रास्ते से हट जाओ, क्या तुम मरना चाहती हो। स्कूटी जब चाहे इन से टकराने ही वाली होती है तभी चाहे इन बड़ी स्मूथली चोर से पर्स ले लेती है, जिससे चोरों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाते हैं। चाहे-इन लड़की को पर्स जैसे ही लौटाती है वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है, क्योंकि चाहे-इन एक फेमस एस रैंक हंटर है। चाहे-इन भीड़ की वजह से थोड़ा नर्वस हो जाती है और बिल्डिंग पर छलांग मार के वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। सारे हंटर्स काफी देर से डंजन के अंदर जा रहे हैं। जिन्वू जूही से कहता है आई एम सॉरी, मैंने डंजन के अंदर घुसने के लिए वोट किया। जूही जिन्वू को बहुत डांटती है और कहती है अगर तुम्हें मुझे मनाना है तो तुम्हें मुझे खाने पर ले जाना होगा। जिन्वू कहता है क्या? जूही कहती है क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मुझे खाने पर ले जाने में? यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि जूही जिन्वू से डेट पर जाने के लिए कह रही है। तभी एक हंटर कहता है हम पहुंच चुके हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा गेट है। फिर सीन शिफ्ट होता है और जो लोग नए नए हंटर्स बने हैं वो हंटर एसोसिएशन चेयरमैन गोगनी की वीडियो देख रहे हैं, जिसमें चेयरमैन हंटर के काम का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है हंटर होने का काम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और इसमें तुम कितने ही एक्सपर्ट क्यों ना हो जाओ, तुम्हें एरोगेंट और लापरवाह नहीं होना है, और अगर तुम सरवाइव करना चाहते हो तो मेरी ये एडवाइस ज़रूर याद रखना, डरना ज़रूरी है। फिर सीन वापस वहां जाता है जहां हंटर्स बिना डरे डंजन के अंदर घुसे चले जा रहे हैं। सब अंदर घुसने के बाद बड़े बड़े स्टैचूज को देखते हैं और एक एंशिएंट स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। तभी जूही जिन्वू से कहती है वो जो बड़ा स्टैचू है उसने हमें देखा। जिन्वू कहता है तुमने ये जरूर इमेजिन कर लिया होगा। अचानक गेट बंद हो जाता है और सब अंदर कैद हो जाते हैं। एक हंटर गुस्से में गेट की तरफ जाते हुए बोलता है मैंने पहले ही कहा था कि डबल डंजन में जाने का आइडिया सही नहीं है और तुम ही लोग सारा ट्रेजर ले लो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और जैसे ही हंटर गेट को टच करता है तो वहाँ खड़ी हुई मूर्ति उसके 2 टुकड़े कर देती है। ये देख के सारे हंटर्स थर थर कांपने लगते हैं। जिन्वू सोचता है वो मूर्ति हिल रही है, इसका मतलब। जिन्वू पलट के देखता है उसी मूर्ति को जिसे जूही कह रही थी कि वो सबको देख रही है। अचानक वो मूर्ति जिन्वू की तरफ देखती है। उस पल जिन्वू सोचने लगता है मैं काफी वीक हूँ और इसी वजह से मैं बार बार मरते मरते बचा हूँ और इस सब के दौरान मैंने बहुत कुछ झेला है, लेकिन सरवाइव करने के लिए आंख कान खुले रखना और अपॉर्चुनिटीज को पहचानना सीखा है मैंने, और इसी वजह से शायद मैं कह सकता हूँ सारे लोग झुक जाओ। अचानक मूर्ति की आंखों से आग निकलने लगती है जिससे एक हंटर जल के राख हो जाता है। जिन्वू अब बहुत डर चुका है और कहता है हम सब मरने वाले हैं। सॉन्ग जो लीडर है कहता है कोई मूव नहीं करेगा, अगर तुम मूव करोगे तो ये स्टैचू फिर अटैक करेगी। जिन्वू जूही से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत डरी हुई है। फिर सॉन्ग जिन्वू से कहता है अगर तुम स्टैचू का अटैक नोटिस नहीं करते तो हम सब मर चुके होते। तभी जिन्वू देखता है सॉन्ग अपना एक हाथ पूरी तरीके से गवा चुका है। फिर जिन्वू सॉन्ग के हाथ पर पट्टी करने लगता है
सॉन्ग कहता है जूही एक बी रैंक हंटर है, लेकिन अभी वो इस कंडीशन में नहीं है जो वो मुझे हील कर सके। और वैसे मैं भी बी रैंक डंजन्स में गया हूँ, लेकिन ये डंजन शायद ए या एस रैंक का डंजन है। सॉन्ग आगे कहता है उस स्टैचू पर कमांडमेंट्स लिखी हैं। पहला, गॉड का सम्मान करो। दूसरा, गॉड की तारीफ करो। और तीसरा, गॉड के सामने अपनी आस्था साबित करो। और जो ये रूल्स फॉलो नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। जिनवू कहता है शायद ये बड़ा स्टैचू ही गॉड है। फिर सीन शिफ्ट होता है। जिन्हा जो जिनवू की सिस्टर है उससे एक लड़की सवाल पूछती है, क्या तुम्हारा भाई भी एक हंटर है? जिन्हा जवाब देती है वो एक ई रैंक हंटर है और उसको मिशंस पर चोट लगती रहती है। और वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? लड़की कहती है बस वैसे ही, और सोचती है मैं ज्यादा अच्छी हंटर बन सकती हूँ उससे। फिर सीन वापस डबल डंजन में जाता है। सॉन्ग और जिनवू आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी एक हंटर कहता है मैं यहाँ नहीं मरने वाला, क्योंकि मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और वो हंटर काफी तेज गेट की तरफ भागता है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से जल के राख हो चुकी है। जिनवू ये देख के कहता है इसका मतलब ये है कि ये स्टैचू हमें जब चाहे मार सकते हैं, लेकिन फिर हमें ये मार क्यों नहीं रहे? जिनवू तभी कमांडमेंट्स के बारे में सोचता है और पूछता है मिस्टर सॉन्ग, पहला कमांडमेंट क्या था? सॉन्ग कहता है पहले हमें गॉड का सम्मान करना है। फिर जिनवू खड़ा होता है और वो स्टैचू जिनवू को मारने ही वाला होता है कि अचानक स्टैचू के सामने जिनवू अपना सर झुका लेता है, जिसके कारण स्टैचू जिनवू को नहीं मारता। अब ये साफ पता चल चुका है कि ये स्टैचू ही गॉड है यहाँ पर। जिनवू फिर सभी से कहता है सभी लोग अपना सर झुका के स्टैचू के सामने खड़े हो जाओ। सॉन्ग कहता है जिनवू क्या तुम्हें कुछ समझ आ गया है? जिनवू कहता है कमांडमेंट के हिसाब से हमें गॉड का सम्मान करना है, इसलिए हमारे इसके सामने सर झुकाने पर ये हमें नहीं मारेगा। जब सभी लोग सर झुका लेते हैं स्टैचू के सामने, तो स्टैचू के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर पार्क खड़ा हो जाता है और कहता है देखो ये अटैक नहीं कर रहा है। अब सभी लोग चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि उनकी जान बच चुकी है, लेकिन जिनवू को ऐसा नहीं लगता। अचानक स्टैचू खड़ा हो जाता है और हंटर्स की तरफ चलने लगता है। सॉन्ग कहता है जिनवू क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जिनवू कहता है दूसरी कमांडमेंट थी कि हमें इसकी तारीफ करनी है, अब हमें इसकी तारीफ करने का तरीका ढूंढना है। बाकी लोग कहते हैं लेकिन ये हम करेंगे कैसे? तभी एक हंटर कहता है मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने गॉड्स के बारे में काफी स्टडी किया है। फिर वो हंटर घुटनों पर आके प्रेयर करने लगता है, लेकिन वो स्टैचू हंटर को कुचल देता है, जो देख के सब डर के भागने लगते हैं। पार्क भागते हुए अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन वो गलती से एक दूसरी मूर्ति के पास खड़ा हो जाता है, जो पार्क के 2 हिस्से कर देती है। जिनवू भागते हुए सोच रहा है इस स्टैचू की हम क्या तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि इसे देख के लगता है कि ये एक डिविल है और मैं जूही को अभी अकेले नहीं छोड़ सकता, मुझे कोई क्लू ढूंढना ही होगा। फिर जिनवू सारे स्टैचूज को देखने लगता है और नोटिस करता है कि कुछ स्टैचूज के पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जिनवू कहता है सभी लोग उन स्टैचूज के पास खड़े हो जाओ जिनके पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सॉन्ग एक ऐसे ही स्टैचू के पास खड़ा हो जाता है और वो स्टैचू म्यूजिक प्ले करने लगता है। फिर जिनवू भी जूही को लेके एक स्टैचू के पास खड़ा हो जाता है, लेकिन वो स्टैचू म्यूजिक प्ले नहीं करता। जिनवू सोचता है 2 लोगों के खड़े होने पर ये काम नहीं कर रहा। जिनवू जूही से वहीं रुकने के लिए कहता है और दूसरे स्टैचू की तरफ भागने लगता है। फिर वो बड़ा स्टैचू जिनवू के पीछे पड़ जाता है और वो जिनवू को कुचलने वाला ही होता है कि जिनवू साइड में कूद के बच जाता है, लेकिन जिनवू गलती से एक दूसरे स्टैचू के पास आ गया है और वो जिनवू पर अटैक करता है, जिसमें जिनवू का एक पैर कट जाता है। फिर जिनवू रेंगते रेंगते एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू तक पहुंच जाता है और उसके बाद वो बड़ा स्टैचू वापस बैठ जाता है। जूही भागते हुए आती है और जिनवू को हील करने लगती है, लेकिन इसमें जूही की बॉडी को ही नुकसान होने लगता है। किम सॉन्ग से कहता है तुम्हारी लापरवाही की वजह से हम यहाँ फंस गए हैं। बाकी लोग किम से बहस करने लगते हैं कि हम सब लोग यहाँ वोट करके आए हैं। सॉन्ग कहता है आखिरी फैसला मेरा था, इसलिए एक लीडर के तौर पर मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जिनवू सोचता है आपस में बहस करके कोई फायदा नहीं है और अभी भी एक कमांडमेंट बचा है। अचानक डंजन के बीचों बीच एक छोटा सा स्टेज आ जाता है। जिनवू समझ जाता है कि ये क्या है और कहता है ये एक ऑल्टर है जिस पर गॉड को खुश करने के लिए बलि दी जाती है, और तीसरी कमांडमेंट थी कि गॉड के सामने अपनी आस्था साबित करो। सॉन्ग कहता है इसका मतलब है कि हमें गॉड को एक बलि देनी होगी। तभी किंग सॉन्ग के गले पर तलवार लगा के कहता है तुम्ही ने कहा था कि एक लीडर के तौर पर
तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो अब टाइम आ चुका है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, अपनी पली देकर। सॉन्ग कहता है ठीक है, मैं खुद ही चला जाता हूँ। फिर सॉन्ग जैसे ही ऑल्टर के पास पहुँचता है, एक जगह आग जलने लगती है। सॉन्ग जिन्वू से पूछता है क्या मुझे कुछ और भी करने की ज़रूरत है। जिन्वू दो हंटर से कहता है मुझे ऑल्टर के पास ले जाओ उसे एग्जामिन करने के लिए। और जैसे ही वो तीनों ऑल्टर के पास पहुंचते हैं, 3 जगह और आग जलने लगती है। सॉन्ग फिर जिन्वू से पूछता है क्या तुम्हें कुछ समझ आया। जिन्वू कहता है नहीं, और क्या अगर हम वेट करेंगे तो क्या कोई हमें रेस्क्यू करने नहीं आ सकता। सॉन्ग कहता है तब तक गेट को ओपन हुए 1 हफ्ता हो जाएगा और शायद ये स्टैचू मूव करने लग जाए किसी के आने से पहले। जिन्वू सोचता है जब गेट को ओपन हुए 1 हफ्ता हो जाता है तो वो दोनों तरफ से खुल जाता है, जिसे डंजन ब्रेक कहते हैं। और फिर बीस्ट हमारे वर्ल्ड में आ जाते हैं और डंजन मिशंस का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम डंजन बॉस को मार दें, जिससे गेट बंद हो जाता है। लेकिन अगर हमारे वर्ल्ड में ये स्टैचूज आ गए तो पता नहीं क्या होगा। फिर जिन्वू किम और जूही को भी ऑल्टर के पास आने के लिए कहता है। उन दोनों के ऑल्टर के पास आते ही काफी सारी आग जलने लग जाती है और गेट ओपन हो जाता है। जिन्वू को लगता है गेट ओपन होना कोई ट्रैप है और फिर वहां खड़े हुए स्टैचूज चारों तरफ से उनकी तरफ आने लगते हैं। जिन्वू नोटिस करता है कि स्टैचूज की तरफ देखने पर वो रुक जाते हैं। फिर जिन्वू सभी से कहता है स्टैचूज को देखोगे तो वो मूव नहीं करेंगे, इसलिए उन पर से नजर मत हटाओ। लेकिन एक हंटर बहुत ज्यादा डर चुकी है और वो चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है, जिससे गेट थोड़ा सा बंद हो जाता है। फिर थोड़ी देर में एक और हंटर डर के वहां से भाग जाता है, जिससे गेट थोड़ा सा और बंद हो जाता है। जिन्वू चिल्लाता है अब कोई नहीं भागेगा, क्योंकि अगर अब कोई भागता है तो हम सारे स्टैचूज पर नजर नहीं रख पाएंगे। किम कहता है मेरी फैमिली और बच्चे हैं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, आई एम सॉरी। और फिर किम भी भाग जाता है। अब स्टैचूज उनकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि वो सारे स्टैचूज पर नजर नहीं रख सकते। सॉन्ग कहता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे लगता है जब तक ऑल्टर के पास कोई एक इंसान रहेगा तब तक गेट बंद नहीं होगा। और जूही जिन्वू की मदद करो यहाँ से जाने में। अचानक जूही गिर जाती है और कहती है मेरे पैर काम नहीं कर रहे। सॉन्ग कहता है जूही तुमने जिन्वू को हील करने की कोशिश में खुद को ही नुकसान पहुंचा लिया। जिन्वू कहता है मिस्टर सॉन्ग आप जूही को लेके यहाँ से चले जाओ। सॉन्ग कहता है मैंने कहा ना मैं यहाँ पर रुकूंगा। जिन्वू चिल्लाता है तो फिर कौन जूही को उठा के ले जाएगा, और जल्दी करो बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। जूही जिन्वू के यहाँ रुकने पर उस पर चिल्लाने लगती है कि तभी सॉन्ग जूही को बेहोश करके डंजन से बाहर ले जाता है। जिन्वू सोचता है अगर मुझे पता होता कि मैं मरने वाला हूँ तो मैं एक अच्छा लाइफ इंश्योरेंस लेता, और फिर एक तलवार उठा लेता है स्टैचू से फाइट करने के लिए। फिर स्टैचूज जिन्वू को मारने लगते हैं, उसे दूर फेंक देते हैं, उसका हाथ काट देते हैं, उसको मार मार के खूनम खान करके वापस ऑल्टर के पास फेंक देते हैं। जिन्वू सोचता है मैंने बहुत कोशिश की स्ट्रांग होने की, लेकिन मैं नहीं हो पाया। सिर्फ मतलबी लोगों को ही फायदा होता है यहाँ पर, मेरी भी फैमिली है, मैं भी वापस जिंदा जाना चाहता हूँ। फिर एक स्टैचू जिन्वू के कंधे में भाला घुसा के उसे ऑल्टर के ऊपर फेंक देता है। जिन्वू सोचता है नहीं, मैं नहीं मरना चाहता, अगर मेरे पास एक और चांस होता। कि तभी एक स्टैचू जिन्वू पर तलवार से हमला करता है कि अचानक ही स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है। नोटिफिकेशन में लिखा होता है द सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ द वीक, आप क्वालिफाई कर चुके हो प्लेयर बनने के लिए, क्या आप एक्सेप्ट करते हो? तुम्हारा हर्ट 0.2 सेकंड्स में रुक जाएगा। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या तुम एक्सेप्ट करते हो, यस और नो? जिन्वू यस चूज करता है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके प्लेयर बनने के लिए। अचानक जिन्वू उठ के बैठ जाता है और देखता है वो एक हॉस्पिटल में है। जिन्वू अपने हाथ पैर देखता है जो बिल्कुल ठीक है, हालांकि वो डंजन में कट चुके थे। जिन्वू सोचता है क्या डंजन में जो भी हुआ वो एक सपना था? तभी हंटर एसोसिएशन से 2 लोग जिन्वू से मिलने आते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। एक का नाम है वू जिनचुल और दूसरे का कैंग टेशिक, और जिन्वू को बताते हैं कि तुम 3 दिनों से बेहोश पड़े हुए थे। जिन्वू कहता है सही में, और क्या मिस्टर सॉन्ग और जूही ठीक हैं? जिनचुल कहता है वो ठीक है, हालांकि सॉन्ग अपना एक हाथ खोने के बाद हो सकता है कि रिटायरमेंट ले ले, और जूही ट्रॉमा की वजह से साइकेट्रिक केयर में है और उसका भी पता नहीं कि वो वापस हंटर का काम करेगी या नहीं। जिनचुल आगे कहता है तुम्हें मिला के सिर्फ 6 लोग डबल डंजन से जिंदा बचे हैं। हंटर होने का काम खतरनाक है, लेकिन इतने लोगों का मरना कोई आम बात नहीं है। और जब दूसरे हंटर तुम्हें बचाने गए थे तो सिर्फ तुम वहां पर पड़े हुए थे, ना कोई टेम्पल ना कोई स्टैचू, जैसा कि हमें सर्वाइवर्स ने बताया था।
जिन्वू ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाता है। जिनचुल कहता है ये बस हमारा अंदाजा है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारी दूसरी अवेकनिंग हुई हो। फिर हम व्यूअर्स को बताया जाता है कि हंटर्स की पावर अवेकनिंग के समय तय हो जाती है और उसके बाद नहीं बढ़ती, लेकिन ऐसा बहुत कम केसेस में होता है जब एक हंटर दूसरी अवेकनिंग से गुजरता है जिससे उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। जिनचुल एक मानामीटर रख देता है जिससे हंटर्स की पावर चेक होती है और जिन्वू से उस पर हाथ रखने के लिए कहता है। जिनचुल सोचता है जैसा सर्वाइवर्स ने बताया था उन स्टैचूज के बारे में, तो उस हिसाब से कोई लो लेवल का हंटर उन्हें सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए हो सकता है कि जिन्वू की दूसरी अवेकनिंग हो चुकी हो। तभी जिन्वू का माना स्कोर 10 आता है मानामीटर में। जिन्वू पूछता है मेरी दूसरी अवेकनिंग के बाद मेरा कितना स्कोर है? जिनचुल कहता है सॉरी, लगता है हमसे कोई गलती हुई है। फिर जाते हुए कैंग जिनचुल से कहता है ई रैंक हंटर का भी स्कोर 70 से ज्यादा होता है। ये लड़का तो लगभग एक आम इंसान है। लेकिन जिनचुल ये सोच रहा है कि जिन्वू ने सर्वाइव कैसे किया। उन दोनों के जाने के बाद जिन्वू सोचता है मैं खामाखाए जोश में आ गया था, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझसे इस चीज के बारे में कुछ नहीं पूछा। क्या सिर्फ मैं ही इसे देख सकता हूँ? जिन्वू नोटिफिकेशन को टच करता है अनरीड मैसेजेस देखने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी वहाँ जिना आ जाती है और जिन्वू से गुस्से में कहती है तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी, तुम अपना ख्याल ठीक से क्यों नहीं रखते? और अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं स्कूल छोड़ के कोई जॉब कर लूंगी जिससे तुम्हें हंटर का काम ना करना पड़े। जिन्वू कहता है ठीक है सॉरी, और नोटिफिकेशन की तरफ पॉइंट करके कहता है क्या तुम ये देख सकती हो? जिना कहती है क्या देख सकती हूँ मैं? जिन्वू कहता है कुछ नहीं। और गेम के अंदर जब अनरीड मैसेजेस होते हैं तो तुम उन्हें कैसे पढ़ती हो? जिना कहती है तुम उन्हें मैसेज बॉक्स ओपन करके देख सकते हो। जिन्वू कहता है मैसेज बॉक्स ओपन करके? अचानक मैसेज बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें एक डेली क्वेस्ट है। फिर जिन्ना चली जाती है और जिन्वू सारे नोटिफिकेशंस ओपन करके पढ़ने लगता है। जिन्वू डेली क्वेस्ट को कंफर्म करता है जिससे वो ओपन हो जाता है, जिसमें जिन्वू को आज पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स और रनिंग करनी है। और नीचे वार्निंग लिखी है कि डेली क्वेस्ट कंप्लीट ना हो पाने पर पेनल्टी मिलेगी। जिन्वू डेली क्वेस्ट को सीरियसली नहीं लेता और कहता है मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ, मेरे अंदर ये सब करने का स्टेमिना नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है। चोई जो गिल्ड मास्टर है हंटर्स गिल्ड का, चाहे इनसे कहता है तुम बी रैंक हंटर्स के साथ रेड पर जाओ एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर। चाहे इन कहती है मुझे डाउट है कि मैं एक अच्छी मेंटर बन पाऊंगी। चोई कहता है तुम्हें बस नॉर्मली फाइट करना है जिससे बाकी हंटर्स एग्जाम्पल ले सके। और हंटर्स गिल्ड हमारी कंट्री के सबसे बड़े गिल्ड में से एक है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर हम कुछ नहीं है, इसलिए हमारे गिल्ड को अपने हंटर्स के कॉम्बैट स्किल्स बेटर करने होंगे, भले ही उनका रैंक इम्प्रूव ना हो पाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक एक डंजन गेट सड़क के बीचों बीच ओपन हो चुका है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के 12 बजते ही जिन्वू के पास नोटिफिकेशन आती है डेली क्वेस्ट फेल्ड। फिर भूकंप आने लगता है और अचानक जिन्वू अपने आप को एक रेगिस्तान में देखता है। जिन्वू कहता है ये सब क्या हो रहा है और क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? अचानक जिन्वू अपने पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर देखता है और तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आती है कि उसे 4 घंटे तक मॉन्स्टर से सरवाइव करना है। फिर हॉस्पिटल में नर्स देखती है कि जिन्वू वहाँ है ही नहीं। दूसरी तरफ जिन्वू अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है और अब जिन्वू को भागते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। फिर सीन थोड़ा आगे बढ़ता है और अब सिर्फ जिन्वू को 9 सेकंड भागना है, लेकिन जिन्वू बहुत ज्यादा थक चुका है। और जब मॉन्स्टर जिन्वू को मारने ही वाला होता है कि टाइम पूरा हो जाता है और जिन्वू वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। अब जिन्वू थक के बेहोश हो जाता है। नोटिफिकेशन आती है पेनल्टी क्वेस्ट कंप्लीट और फिर एक रिवार्ड भी मिलता है क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और जूही को डी रैंक मिशन के लिए ऑफर मिलता है, लेकिन वो मना कर देती है और उसे ये भी पता चलता है कि जिन्वू होश में आ चुका है, जो सुन के जूही बहुत खुश होती है। और जूही जिन्वू से मिलने हॉस्पिटल जाती है और देखती है जिन्वू ट्रेनिंग करने में लगा है और पता नहीं क्यों जूही ये देख के वापस चली जाती है। फिर हमें जिन्वू को एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है। जिन्वू सोच रहा है जब से मुझे होश आया है तब से मुझे कुछ चीजें समझ आ गई हैं, जैसे ये जो विंडोज मुझे दिखाई दे रही हैं ये कोई भ्रम नहीं है और मुझे डेली क्वेस्ट कंप्लीट करके 3 तरह के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तभी जिन्वू फुल रिकवरी बोलता है जिससे जिन्वू की थकान पूरी तरीके से मिट जाती है। फुल रिकवरी भी एक रिवॉर्ड है और जिन्वू को एबिलिटी पॉइंट्स भी मिलते हैं जिससे वो अपनी फिजिकल एबिलिटीज इंप्रूव कर सकता है। फिर जिन्वू हंस के कहता है मेरी जिंदगी एक गेम जैसी हो चुकी है। जिन्वू को अजीबोगरीब हरकतें करते देख वहाँ खड़े हुए लोग उसे अजीब तरीके से देखने लगते हैं। अगले सीन में जिन्वू अपने तीसरे टाइप का रिवॉर्ड जो है रैंडम लूट बॉक्स, जिसे वो ओपन करता है और एक चाबी निकलती है और जैसे ही चाबी हाथ में पकड़ता है एक नोटिफिकेशन आती है। ये चाबी है टेलीपोर्ट करने की इंस्टेंस डंजन में और लोकेशन लिखी है जहाँ चाबी इस्तेमाल होगी।
जिन्वू कहता है इंस्टेंस डंजन ये क्या है, और अभी तक मेरे साथ जो भी हुआ है उस हिसाब से हो सकता है ये इवेंट मुझे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो। अगली सीन में हम देखते हैं जिन्वू हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने आया है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि अचानक एक दिन जिन्वू की माँ बेहोश हो गई थी और डॉक्टर ने बताया था कि ये इटरनल स्लीप डिजीज है और इसको आखिरी आराम भी कहा जाता है। ये डिजीज डंजन गेट के ओपन होने के बाद ही शुरू हुई है, जो हजारों में से किसी एक को होती है। माँ के बीमार होने के बाद जिन्वू छोटे मोटे काम करने लगा और एक दिन उसे लगा उसकी अवेकनिंग हो गई है और वो क्वालिफाई हो गया हंटर बनने के लिए। उसके बाद जिन्वू मिशन या रेड पर जाने लगता है और जान की बाजी लगाता है अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। जिन्वू इंस्टेंस डंजन की लोकेशन के सामने खड़ा है और सोच रहा है अगर हालात पिछली बार की तरह खतरनाक हुए तो मैं भाग जाऊंगा। फिर जिन्वू चाबी निकालता है और सामने एक की होल आ जाता है। की होल में चाबी डालने के बाद एक गेट ओपन होता है। जिन्वू के गेट में घुसने के बाद एक नोटिफिकेशन आती है, तुम इंस्टेंस डंजन में घुस चुके हो। और जिन्वू पीछे पलट के देखता है कि गेट बंद हो चुका है और वो अंदर कैद हो चुका है। लेकिन आम लोग जिन्वू को नहीं देख सकते और वहां से आ जा सकते हैं। जिन्वू कहता है मैं एक सेपरेट डायमेंशन में आ चुका हूँ, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं भाग जाऊंगा, लेकिन अब मैं फंस चुका हूँ। तभी एक और नोटिफिकेशन आती है कि तुम डंजन को एग्जिट नहीं कर सकते, तुम्हें या तो बॉस को डिफीट करना होगा या एक टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करना होगा। जिन्वू कहता है ये टेलीपोर्टेशन स्टोन क्या है, लगता है मुझे डंजन बॉस को डिफीट करना ही होगा, लेकिन क्या मैं सही में डंजन बॉस को हरा सकता हूँ, वो भी बिना पार्टी के, और वैसे मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। फिर जिन्वू डंजन में मॉन्स्टर्स को ढूंढने लगता है और अचानक उसके सामने 3 गॉब्लिन्स आ जाते हैं और फिर वो तीनों गॉब्लिन्स जिन्वू पर हमला करते जाते हैं, जिससे जिन्वू को पलट के हमला करने का अच्छा मौका नहीं मिलता। लेकिन जिन्वू हिम्मत करके एक गॉब्लिन्स को मार देता है और फिर बाकी दोनों गॉब्लिन्स को भी मार देता है। जिन्वू कहता है मैं पहले से काफी स्ट्रांग हो चुका हूँ। अचानक जिन्वू के पीछे एक वुल्फ मॉन्स्टर आ जाता है और जिन्वू पर हमला करता है। जिन्वू तो इस हमले में बच जाता है, लेकिन वुल्फ जिन्वू का खंजर तोड़ देता है। अब जिन्वू के डर से पैर कांप रहे हैं और वुल्फ दोबारा हमला करता है, जिससे जिन्वू बाल बाल बचता है। जिन्वू सोचता है यहाँ कोई हीलर नहीं है, इसलिए मुझे अगर कोई चोट लगी तो मैं गया काम से। वुल्फ एक बार और जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन जिन्वू काफी ऊंची ऊंची छलांगे मार के उसका अटैक डॉज कर लेता है और फिर थोड़ा हैरान हो जाता है कि वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। वुल्फ मॉन्स्टर दोबारा जिन्वू पर अटैक करने के लिए दौड़ता है। जिन्वू सोचता है मैं कब तक ऐसे ही डरता रहूंगा और मैं यहाँ नहीं मरने वाला, कहते हुए एक पंच मारता है वुल्फ के, जिससे वुल्फ दूर जाके गिरता है, लेकिन उसे कोई डैमेज नहीं हुआ है। जिन्वू पंच करके सोचता है जो मैंने स्ट्रेंथ एबिलिटी बढ़ाई है उससे क्या मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ, लेकिन फिर भी ये मॉन्स्टर मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। वुल्फ जिन्वू पर कूदता है और जिन्वू उसे पंच करता जाता है, लेकिन वुल्फ को कुछ नहीं होता, जिस वजह से जिन्वू बाल बाल बचता है वुल्फ के जबड़ों से। और फिर वुल्फ से भागते हुए सोचता है अगर मेरे पास कोई वेपन होता तो मैं शायद इससे लड़ पाता। तभी सोचता है वेपन और रुक जाता है और कहता है इन्वेंट्री, जिससे एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें से जिन्वू एक तलवार निकालता है और एक ही झटके में मॉन्स्टर को मार देता है। फिर जिन्वू सोचता है ये तलवार यहाँ पर कैसे आई। तभी जिन्वू नोटिस करता है कि उसकी चोटें हील हो रही हैं और अचानक 2 वुल्फ मॉन्स्टर वहां पर आ जाते हैं। जिन्वू उन्हें देख के तलवार उठाने की कोशिश करता ही है कि देखता है तलवार जमीन में फंस चुकी है। जिन्वू तलवार निकालने की कोशिश कर रहा है और दोनों मॉन्स्टर जिन्वू की तरफ भागते हुए आ रहे हैं और जब मॉन्स्टर काफी करीब आ जाते हैं तब जिन्वू तलवार निकाल के हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर तलवार को मुंह में दबा लेता है। फिर जिन्वू मॉन्स्टर के पेट में लात मार के उसका मुंह खोलता है और उसके सर के 2 टुकड़े कर देता है। ये देख के दूसरा मॉन्स्टर डर के भाग जाता है। फिर जिन्वू रेस्ट करता है और देखता है कि उसका लेवल 2 हो चुका है और कहता है शायद इसी वजह से मेरी चोटें हील हो गई थी। उसके बाद अपनी एबिलिटीज देखते हुए कहता है मैं अपनी फिजिकल एबिलिटीज बढ़ाकर काफी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, लेकिन इंटेलिजेंस और परसेप्शंस भी काफी जरूरी हैं और अब मैं सही में स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। फिर जिन्वू मॉन्स्टर्स में से एसेंस स्टोन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस डंजन में मॉन्स्टर्स में से उसे आइटम मिलते हैं। जिन्वू आइटम बेच देता है, जिसके बदले उसे गेम करेंसी का 20 गोल्ड मिलता है। जिन्वू फिर तलवार उठा के कहता है मैं तब तक वापस नहीं जा सकता जब तक मैं एक डंजन बॉस को ना मार दूं या मुझे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन नहीं मिल जाता। जिन्वू देखता है वहाँ काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, लेकिन इस बार जिन्वू भी लड़ने के लिए तैयार है। फिर जिन्वू मॉन्स्टर्स को फाड़ना शुरू कर देता है और इस दौरान जिन्वू का लेवल अप हो जाता है
और ऐसे करते करते जिन्वू सारे मॉन्स्टर्स को निपटा देता है। जिन्वू कहता है ये तलवार ज़्यादा समय नहीं टिकने वाली, इसलिए ये समय ठीक रहेगा रुकने के लिए। जिन्वू ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उसे एक टेलीपोर्टेशन स्टोन मिल चुका है। जिन्वू आगे कहता है अगर मैं वापस घर चला गया तो पता नहीं फिर मुझे ताकतवर होने का इतना आसान मौका दोबारा मिलेगा या नहीं, और क्या अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए या वापस घर जाना चाहिए। और जिन्वू फैसला करता है आगे बढ़ने का। फिर सीन शिफ्ट होता है। जूही को फोन आता है क्योंकि एक डंजन ब्रेक हुआ है और हंटर्स की सख्त जरूरत है। ये डंजन वही डंजन है जो पिछले एपिसोड में सड़क के बीचों बीच आ गया था। फिर सीन वापस जिन्वू पर जाता है जो डंजन में लगातार मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा है। जिन्वू सोचता है जितना ज़्यादा मेरा लेवल अप हो रहा है उतनी आसानी से मैं इन मॉन्स्टर्स को मार पा रहा हूँ। और इनका नाम जिस रंग में लिखा है उससे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर्स मेरे मुकाबले कितने ताकतवर हैं। वाइट का मतलब है मुझसे कमज़ोर, ऑरेंज का मतलब है मेरे बराबर, और रेड का मतलब है मुझसे ताकतवर। और जो वुल्फ मॉन्स्टर पहले रेड था अब वो वाइट हो चुका है, और इसका मतलब है मैं पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका हूँ। और मैं अपनी परसेप्शन एबिलिटी की मदद से ये कह सकता हूँ कि जो मॉन्स्टर नीचे है मैं उसे नहीं हरा सकता। लेकिन जिन्वू हिम्मत करके नीचे की तरफ जाने लगता है, और नीचे पहुंचने के बाद जिन्वू मॉन्स्टर को ढूंढ ही रहा होता है कि मॉन्स्टर बड़ी तेज़ी से आता है और जिन्वू को दूर फेंक देता है, जिससे जिन्वू की तलवार आधी टूट जाती है। अब जिन्वू का सामना एक स्नेक मॉन्स्टर से हो रहा है। जिन्वू मॉन्स्टर को देख के सोचता है इसकी आर्मर जैसी चमड़ी मैं इस तलवार से नहीं फाड़ सकता, और बिना हथियार के लड़ने का तो कोई चांस ही नहीं है। फिर मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला करता जाता है। थोड़ी देर तो जिन्वू उससे बचता है, लेकिन फिर मॉन्स्टर जिन्वू की धुलाई शुरू कर देता है। जिन्वू सोचता है मुझे अभी और कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि सब लोग मेरे कमज़ोर होने का मजाक उड़ाना बंद कर दें। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बाकी हंटर्स जिन्वू को दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर बोल के उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन सॉन्ग जिन्वू से कहता है चाहे लोग कुछ भी कहें तुम बस कड़ी मेहनत करना और उनको गलत साबित करना। अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां मॉन्स्टर जिन्वू को पीट रहा है। जिन्वू कहता है वो मेरा मजाक बनाते थे क्योंकि मैं कमज़ोर था, और मुझे खुद पर शर्म आती है क्योंकि जो ताकतवर होता है उसे हर हालात में एडवांटेज होता है, लेकिन कमज़ोर बस डर के देख सकता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए जब किसी ताकतवर इंसान से सामना होता है तब इंसान की अच्छाई, नॉलेज और क्रिएटिविटी काम नहीं आती, काम आती है तो इंसान की ताकत। और इसीलिए मैं ताकतवर होना चाहता हूँ। और अब जिन्वू पलट के लड़ना शुरू करता है, और लड़ते लड़ते जिन्वू तलवार छोड़ के मॉन्स्टर के गले पर लटक जाता है और सोचता है मैंने जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ एबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाया था। और फिर जिन्वू मॉन्स्टर की गर्दन दबाने लगता है, और मॉन्स्टर की झटपटाहट में जिन्वू को थोड़ी चोट भी लग जाती है, लेकिन जिन्वू उसकी गर्दन नहीं छोड़ता और दबा दबा के मॉन्स्टर की गर्दन फाड़ के उसे मार देता है। मॉन्स्टर को मारने के बाद जिन्वू को 2 आइटम्स मिलते हैं, एक खंजर और दूसरा पॉइजन। और अचानक वो जगह वापस एक नॉर्मल ट्रेन स्टेशन में बदल जाती है क्योंकि डंजन बॉस मर चुका है। फिर स्टेशन से बाहर निकल के जिन्वू को कोई इंसान नजर नहीं आता। तभी वहाँ एक सोल्जर जिन्वू के पास आके पूछता है क्या तुम्हें पता नहीं है डंजन ब्रेक के बारे में। जिन्वू कहता है डंजन ब्रेक। सोल्जर जिन्वू के हाथ में टूटी हुई तलवार देख के पूछता है क्या तुम एक हंटर हो। जिन्वू कहता है हाँ। ये सुन के सोल्जर कहता है आई एम सॉरी, और मैं आपको बैटल की तरफ ले चलता हूँ। फिर जिन्वू सोल्जर के साथ जा ही रहा होता है कि जिन्वू अपनी परसेप्शन एबिलिटी से मॉन्स्टर को सेंस कर लेता है। और अगले सीन में हम देखते हैं रिपोर्टर वीडियो और फोटो लेने की कोशिश कर रहे हैं और मॉन्स्टर हंटर्स पर भारी पड़ रहा है। जिन्वू रिपोर्टर के पीछे खड़े होके अपनी परसेप्शन एबिलिटी से देखता है। वहाँ 8 E रैंक, 2 D रैंक और एक B रैंक हंटर है, और E रैंक हंटर्स के अटैक से मॉन्स्टर को कुछ नहीं हो रहा। और एक D रैंक हंटर टैंक है और दूसरे B और D रैंक हंटर हीलर हैं, इसलिए मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहे। टैंक टाइप के हंटर अटैक नहीं बस डिफेंस कर सकते हैं। तभी जिन्वू की नज़र जूही पर पड़ती है। एक D रैंक हीलर जूही से कहती है तुम B रैंक हंटर हो, इसलिए वहाँ खड़ी मत रहो और किसी की मदद करो। जूही फिर हील करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रॉमा की वजह से वो हील नहीं कर पाती। जिन्वू सोचता है एक हफ्ते बाद भी जूही ट्रॉमा में है, और ये एक D रैंक मॉन्स्टर है जो कमज़ोर है उस मॉन्स्टर से जिससे मैंने अभी फाइट की है। और अगर इस मॉन्स्टर का डिफेंस बैरियर ना हो तो ये हंटर्स इस मॉन्स्टर को हरा सकते हैं। और जिन्वू टूटी हुई तलवार फेंक के मारता है मॉन्स्टर को, जिससे उसका डिफेंस बैरियर टूट जाता है। और सिर्फ एक D रैंक हंटर नोटिस करता है कि कोई चीज़ आके लगी है मॉन्स्टर को,
और फिर सारे हंटर मिलके मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। डी रैंक हंटर सोचता है हमारा कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक मॉन्स्टर का डिफेंस बैरियर टूट गया। और वो क्या चीज़ थी जो मॉन्स्टर को आके लगी थी। तभी उसकी नज़र जिन्वू की तलवार पर पड़ती है और हंटर एक सोल्जर से पूछता है वो टूटी हुई तलवार किसकी है। सोल्जर कहता है वो हंटर वहाँ पर खड़ा हुआ था। डी रैंक हंटर सोचता है क्या कमाल की ताकत है, और क्या वो कोई हाई रैंक हंटर था। जिन्वू जाते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था कि एक अटैक से काम बन जाएगा, लगता है उन्होंने मॉन्स्टर को पहले ही काफ़ी कमज़ोर कर दिया था। और आखिर में जूही जिन्वू को जाते हुए देखती है। जिन्वू हॉस्पिटल में डेली क्वेस्ट पूरे करने के लिए कसरत कर रहा है और अब जिन्वू की बॉडी बहुत सॉलिड बन चुकी है। और बाहर नर्सिस भी जिन्वू की बॉडी के बारे में बात कर रही हैं, जैसे कि जिन्वू की बॉडी सबसे हॉट है। लेकिन एक नर्स कहती है पता नहीं ऐसा हॉट पेशेंट कब एडमिट हुआ। दूसरी नर्स बताती है वो काफ़ी दिन से यहाँ एडमिट है, हालांकि शुरू में वो ऐसा नहीं दिखता था, फिर वो एक्सरसाइज करने लगा और अचानक ही उसकी ऐसी कटिंग वाली बॉडी बन गई। कुछ नर्सेस सुन के हैरान हो जाती हैं कि इतनी जल्दी ऐसी बॉडी कैसे बन सकती है। अगले सीन में एक नर्स जिन्वू के रूम में आती है और उसकी बॉडी देख के शर्मा जाती है और सोचती है इसकी क्या कमाल की बॉडी है। जिन्वू टी शर्ट पहन के पूछता है क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। नर्स कहती है आज तुम्हें डिस्चार्ज होना है, इसलिए जब तुम तैयार हो जाओ तो रिसेप्शन पर आ जाना। जिन्वू कहता है ठीक है और शुक्रिया आपकी सर्विस के लिए। काफ़ी शर्मा के नर्स जिन्वू का नंबर मांगती है। जिन्वू को लगता है जो टेस्ट हॉस्पिटल में हुए हैं उनकी रिपोर्ट देने के लिए हॉस्पिटल वाले नंबर मांग रहे हैं, इसलिए वो नंबर दे देता है। लेकिन जिन्वू को नहीं पता कि ये नर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए नंबर मांग रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है। जिन्हा जो जिन्वू की छोटी बहन है वो एक एस रैंक हंटर का इंटरव्यू देख रही है। इंटरव्यू में बे क्यू अपनी ट्रेनिंग के बारे में बता रहा है। तभी जिन्हा को याद आता है वो स्कूल के लिए लेट हो रही है और जैसे ही वो अपने कमरे से निकलती है उसे जिन्वू दिखाई देता है और वो कुछ नोटिस करती है। फिर जिन्वू से पूछती है क्या तुम आजकल काफी एक्सरसाइज कर रहे हो। जिन्वू कहता है हाँ थोड़ी बहुत। जिन्हा कहती है क्या तुम्हारी एक्सरसाइज से तुम्हारी हाइट भी बढ़ चुकी है, और ऐसा लगता है लड़कों की हाइट एडल्ट होने के बाद भी बढ़ती है। जिन्हा के जाने के बाद जिन्वू डेली क्वेस्ट चेक करता है और फिर कहता है क्या मेरी बॉडी मेरे स्टैट्स की वजह से बन रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एक दिन बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। फिर स्टेटस विंडो ओपन करके सोचता है अपने बचे हुए पॉइंट्स मुझे अपनी किस एबिलिटी को देने चाहिए। और काफी सोचने के बाद जिन्वू अपनी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और वाइटलिटी बढ़ा देता है। फिर जिन्वू को मकान मालिक का फोन आता है क्योंकि जिन्वू ने इस महीने का किराया नहीं भरा है और उसके पास अभी पैसे भी नहीं है। जिन्वू फिर सोचता है मैं अभी आसानी से गॉब्लिन्स को मार पा रहा हूँ, इसलिए किराया भरने में मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर ऑनलाइन जॉब ढूंढते हुए सोचता है मुझे अच्छे पैसे कमाने के लिए हायर रैंक गेट जैसे डी या सी में जाना होगा, लेकिन मुझ जैसे ई रैंक हंटर को सी या डी रैंक गेट में कौन ले जाएगा। और अगर मैं दोबारा अपना पावर लेवल चेक करवा लूं जिससे कि मेरा रैंक बेहतर हो सकता है, और अगर किसी को ये पता चल गया कि मेरी अवेकनिंग हुई है, वो भी जिसमें मैं लगातार ताकतवर हो सकता हूँ, तो सबकी नज़र मुझ पे आ जाएगी और मीडिया तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। इसलिए मैं अपने बारे में किसी को ना ही बताऊं तो अच्छा है। और अचानक जिन्वू को एक जॉब दिखाई देती है और वो भागते हुए लोकेशन पर पहुंच जाता है, जिससे जिन्वू का एक डेली क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है। फिर जिन्वू बाकी हंटर से मिलता है। होंग डोंगसुक जो इस पार्टी का लीडर है खुद को इंट्रोड्यूस करता है। एक हंटर जिन्वू के लिए कहता है ये फेमस है और इसे दुनिया के सबसे कमजोर हंटर के नाम से लोग जानते हैं। होंग डोंगसुक उन्हें चुप करता है और जिन्वू से अपनी पार्टी मेंबर्स के बर्ताव के लिए माफी मांगता है। जिन्वू कहता है कोई बात नहीं, और वैसे मेरे ई रैंक हंटर होने से कोई दिक्कत तो नहीं है। डोंगसुक कहता है तुम्हें हमने बस कोटा पूरा करने के लिए बुलाया है, क्योंकि सी रैंक डंजन में जाने के लिए कम से कम 8 लोगों की जरूरत है और उनमें से कम 4 सी रैंक हंटर होने चाहिए, और तुम्हें इस डंजन में लड़ना नहीं होगा, इसलिए स्टोन्स में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन बदले में तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कैश में पैसे मिलेंगे। जिन्वू अपनी परसेप्शन एबिलिटी से देखता है 4 सी रैंक हंटर और 2 डी रैंक हंटर हैं इस पार्टी में। फिर जिन्वू कहता है समझ गया, और मुझे क्या करना होगा। डोंगसुक कहता है तुम्हें बस सामान उठाना होगा, जिसमें खाने पीने का सामान, इक्विपमेंट्स और फर्स्ट एड किट है। जिन्वू कहता है फर्स्ट एड किट, क्या हम ये मिशन बिना किसी हीलर के करेंगे। डोंगसुक कहता है इंडिपेंडेंट पार्टीज में हीलर कम ही काम करते हैं, इसलिए हम अपने सारे मिशंस बिना हीलर के करते हैं। जिन्वू को
बिना हीलर के मिशन करने वाली बात बहुत ज्यादा अजीब लगती है। फिर जिन्वू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है जिसमें लिखा है कि डंजन में जो भी होगा उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा, लेकिन फिर भी जिन्वू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है। तभी यू जिनहो, जो एक 20 साल का ढीरेंग हंटर है जिसका ये पहला मिशन है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है और ये भी यहाँ पर जिन्वू की तरह कोटा पूरा करने के लिए आया है। जिन्वू यू का आर्मर और वेपन देख के सोचता है, लगता है ये लड़का किसी अमीर घर से है। फिर सभी डंजन गेट की तरफ निकलते हैं और डंजन गेट पर पहुंच के हैरान हो जाते हैं क्योंकि डंजन गेट काफी बड़ा है। यू जिन्वू से कहता है, ये गेट काफी बड़ा है, क्या इसमें हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? जिन्वू कहता है, साइज मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि कितने लेवल का मैजिक पावर इसमें से निकल रहा है। और मैजिक लेवल देख के ही एसोसिएशन डंजन गेट का रैंक तय करती है और बी या उससे हायर रैंक के डंजन बड़े गिल्ड ही हैंडल करते हैं। फिर सभी लोग डंजन में घुसते हैं और डंजन में अंधेरा है और फिर एक हंटर मैजिक से रोशनी कर देता है, लेकिन इन्हें कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। एक हंटर कहता है कि यहाँ पर कोई ग्लोइंग स्टोन्स भी नहीं है और फिर सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। यू जिन्वू से पूछता है, ये ग्लोइंग स्टोन्स क्या होते हैं? जिन्वू बताता है, ग्लोइंग स्टोन्स में से एक हल्की रोशनी निकलती है जो आमतौर पर एक गुफा जैसी डंजन में होती है, जैसे कि ये है। अचानक सबको अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और सब लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन्वू ध्यान लगाता है और कहता है, वो हमारे ऊपर है। और फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और जिन्वू को छोड़ के सभी लोग मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। डोंगसुक टॉन्ट स्किल का यूज करके कहता है, आओ मुझसे मुकाबला करो। और अचानक सभी मॉन्स्टर्स डोंगसुक की तरफ जाने लगते हैं और जिन्वू और यू के अलावा सभी लोग काफी अच्छे टीम वर्क के साथ मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। जिन्वू सोचता है, इनका टीम वर्क काफी अच्छा है और इससे ये पता चलता है कि ये लोग काफी टाइम से एक साथ काम कर रहे हैं और सब कुछ ठीक ही है, लेकिन कुछ है जो मुझे अजीब लग रहा है। और तभी जिन्वू की तरफ एक मॉन्स्टर आने लगता है, लेकिन जिन्वू सिर्फ एक लात मार के उसे मार देता है। डोंगसुक मॉन्स्टर को मार के कहता है, ये आखिरी था और अब मॉन्स्टर्स में से एसेंस स्टोन्स निकालना शुरू करो और बांट दो 7 हिस्सों में। फिर हंटर्स स्टोन निकालना शुरू कर देते हैं और डोंगसुक जिन्वू से कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मॉन्स्टर्स ऊपर से आने वाले हैं? जिन्वू कहता है, इसका मुझे आभास हुआ था। डोंगसुक कहता है, अच्छा है और तुम्हारा शुक्रिया, वरना क्या होता किसे पता है। तभी एक हंटर डोंगसुक को दिखाता है कि कुछ मॉन्स्टर्स को ऐसी चोटें लगी हैं जो ना ही तलवार से लगी हैं और ना ही किसी मैजिक से लगी हैं। डोंगसुक ये देख के सोचता है, इसका मतलब है कि यहाँ कोई मॉन्स्टर है जो इतना ताकतवर है जो इनका शिकार कर रहा है। जिन्वू यू से कहता है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। फिर हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफी सारे हंटर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर बेक है जो एक पंच से इतनी बड़ी चट्टान में छेद करके कहता है, इससे तो मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ। फिर सीन वापस डंजन में जाता है और सभी लोग डंजन बॉस को ढूंढते ढूंढते ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ काफी सारे माना क्रिस्टल्स हैं और सभी लोग इतने सारे माना क्रिस्टल्स को देख के खुश हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे माना क्रिस्टल्स की कीमत बाहर बहुत ज्यादा है। यू जिन्वू से कहता है, क्या तुम मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हो क्योंकि मैं इन लीगल मामलों में अच्छा हूँ। और फिर यू डोंगसुक से जाके कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बैटल में मिलने वाली चीजों पर जिन्वू का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन माना क्रिस्टल्स का बैटल से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या माना क्रिस्टल 7 के बजाय 8 हिस्सों में नहीं बंटना चाहिए? डोंगसुक कहता है, हाँ बिल्कुल, इसको हम बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं, लेकिन हमें उससे पहले इसका कुछ करना होगा। यू कहता है, ये तो डंजन बॉस है। डोंगसुक कहता है, अगर हमने इसे अभी मार दिया तो डंजन गेट जल्दी बंद हो जाएगा, इसलिए पहले हम माना क्रिस्टल लेंगे फिर हम इसको मारेंगे। तभी डोंगसुक का एक साथी कहता है, हमारे पास इतना सारा माना क्रिस्टल लेने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है और इक्विपमेंट्स मेरी गाड़ी में है। डोंगसुक जिन्वू और यू से कहता है, तुम दोनों यहाँ नजर रखो और हम जाके इक्विपमेंट्स लेके आते हैं। यू कहता है, ये बॉस चैम्बर है और तुम्हारे जाने के बाद सिर्फ मैं और जिन्वू यहाँ पर बचेंगे। डोंगसुक कहता है, चिंता मत करो, बॉस सो रहा है और वो जल्दी नहीं जागेगा और तुम दोनों बस मुझ पर भरोसा करो। और चैम्बर से बाहर जाने के बाद डोंगसुक एक हंटर से कहता है, चैम्बर को बंद कर दो। फिर एक धमाके से वो चैम्बर को सील कर देते हैं। यू कहता है, इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने हमें धोखा दिया है। जिन्वू सोचता है, मुझे लग ही रहा था कि कुछ अजीब है और याद करता है कि सॉन्ग ने उसे बताया था कि डंजन में हंटर्स की जान जाती रहती है,
लेकिन इस बात का इस्तेमाल करके कुछ हंटर्स क्राइम करते हैं जो कभी सामने नहीं आते, क्योंकि डंजन में कैमरा नहीं होते, जिस वजह से कोई सबूत भी नहीं मिलता और ऐसे हंटर्स अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यू कहता है वो हमें मारना चाहते हैं कुछ क्रिस्टल के लिए, और अगर मैं वो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात नहीं कहता तो शायद ऐसा नहीं होता। जिन्हू सोचता है कॉन्ट्रैक्ट वाली बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारी एक गलती पर हमें मारने के लिए तैयार थे। तभी मॉन्स्टर जाग जाता है। यू कहता है जिन्हू तुम पीछे हट जाओ, मैं कुछ करता हूँ। जिन्हू सोचता है ये मॉन्स्टर बिल्कुल अलग ही लेवल पर है। तभी जिन्हू को डबल डंजन याद आता है और सोचता है अगर ये अलग लेवल है तो फिर वो क्या था। और जिन्हू यू से कहता है यू तुम हिलना मत और मैं मॉन्स्टर से फाइट करूंगा और इसे हराऊंगा। डोंगसुक और उसके साथी डंजन से बाहर आ जाते हैं। एक हंटर कहता है मिस्टर डोंगसुक हमें ये सब करने की क्या जरूरत है, हम सीधे ही उन्हें मार सकते थे। डोंगसुक कहता है तुम्हारा दिमाग मोटा है क्या, क्योंकि अगर हम उनसे वहां लड़ते तो डंजन बॉस जाग जाता और हमें माना क्रिस्टल्स नहीं मिलते, क्योंकि डंजन बॉस को मारने के बाद डंजन काफ़ी जल्दी बंद हो जाता है। लेकिन अब डंजन बॉस उन्हें खा के फिर सो जाएगा और हम माना क्रिस्टल्स ले आएंगे। और मैंने छत के पास सुरंग देखी थी जिससे हम बिना डंजन बॉस को जगाए वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर डंजन बॉस जाग गया तो हम डंजन बॉस को मार कर उस यू नाम के हंटर को भी मार देंगे और उसके इक्विपमेंट्स ले लेंगे जिनकी कीमत बाहर मिलियंस में होगी। डोंगसुक फिर यू की फैमिली के बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हुए एक हंटर से पूछता है क्या तुम उस डंजन बॉस को अकेले हरा सकते हो। वो हंटर कहता है नहीं हरा सकता। डोंगसुक कहता है मैं भी उस डंजन बॉस को अकेले नहीं हरा सकता, और इसका मतलब है कि उन दोनों का बचने का कोई चांस नहीं है। डंजन में यू जिन्हू से कहता है जिन्हू तुम एक ई रैंक हंटर हो और तुम्हारा इस सी रैंक डंजन बॉस को हराने का कोई चांस नहीं है। जिन्हू सोचता है जिस स्नेक मॉन्स्टर को मैंने हराया था वो एक डी रैंक डंजन बॉस था, और वो रॉक मॉन्स्टर भी एक लोअर रैंक डी रैंक डंजन बॉस था, और मैं शायद अभी भी इस स्पाइडर मॉन्स्टर से कमज़ोर हूँ। लेकिन ना जाने क्यों मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, और लगता है मैं इतना स्ट्रांग हो चुका हूँ कि मैं बिना डरे एक सी रैंक डंजन बॉस के सामने खड़ा हो सकता हूँ। और फिर जिन्हू और स्पाइडर मॉन्स्टर के बीच बैटल शुरू हो जाती है और सीन शिफ्ट होता है। फिर गोगनी जो हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन है, जब गवर्नमेंट और मीडिया से मीटिंग करके वापस जा रहा होता है तब वो जिनचुल गोगनी से एक ट्रेनिंग सेशन के लिए कहता है और गोगनी हाँ कर देता है। और ट्रेनिंग लेने के बाद वो जिनचुल कहता है ट्रेनिंग के लिए शुक्रिया। गोगनी कहता है नहीं, शुक्रिया मुझे तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि मुझे भी इसकी ज़रूरत थी और तुम्हारा सेल्फ डिफेंस भी पहले से काफ़ी मजबूत हो चुका है। वो जिनचुल कहता है ट्रेनिंग से रैंक इम्प्रूव नहीं हो सकती, लेकिन बॉडी और स्किल्स इम्प्रूव ज़रूर हो सकते हैं। गोगनी कहता है बॉडी और माइंड को रोज़ाना ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। और सीन वापस डंजन में जाता है जहां जिन्हू डंजन बॉस से फाइट कर रहा है, लेकिन जिन्हू के हमलों से डंजन बॉस पर कोई असर नहीं हो रहा। और जिन्हू को फाइट करते देख यू कहता है जिस तरह से जिन्हू फाइट कर रहा है ये किसी भी हाल में एक ई रैंक हंटर नहीं हो सकता। और सोचता है क्या जिन्हू की रैंकिंग फेक है, और मैंने सुना है कि बहुत ही कम हंटर अपना मैजिक पावर कंट्रोल कर सकते हैं, और जब वो हंटर अपना मैजिक पावर कम करके लो रैंकिंग हंटर बन जाते हैं तो उन्हें फॉल्स रैंकर कहा जाता है। और ऐसे हंटर साइकोपैथ होते हैं जो मजे के लिए लोगों का खून करते हैं। फिर जिन्हू मॉन्स्टर को हिट करके सोचता है इसकी बॉडी काफ़ी मजबूत है और मैं इसको कोई डैमेज नहीं पहुंचा पा रहा हूं। और तभी नोटिफिकेशन आती है थकान 57। जिन्हू नोटिफिकेशन देखकर सोचता है अगर मैं और ज़्यादा थका तो मैं बहुत धीरे हो जाऊंगा, इसलिए मुझे इसे जल्दी मारना होगा। और फिर जिन्हू अपने खंजर की स्पेशल एबिलिटीज़ देखकर सोचता है पैरालाइसिस और ड्रेन इस खंजर की स्पेशल एबिलिटी है और ये मेरी जीत की चाबी हो सकती है, और अगर मैं इसके कमज़ोर हिस्से पर हमला करूंगा तो मैं जीत सकता हूं। और जैसे ही जिन्हू आगे बढ़ता है वैसे ही मॉन्स्टर तेज़ाब फेंकता है, लेकिन जिन्हू बच जाता है। जिन्हू सोचता है जितना मैंने सोचा था ये मॉन्स्टर उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जितनी ज़्यादा देर होगी मैं उतना ज़्यादा थकूंगा, इसलिए मुझे इस पर हमला करना ही होगा। फिर जिन्हू डैश नाम का स्किल यूज़ करके काफ़ी तेज़ी से मॉन्स्टर के हमलों से बचता हुआ मॉन्स्टर के सिर पर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर को कोई डैमेज नहीं होता। लेकिन जिन्हू रुकता नहीं है और मॉन्स्टर से लड़ता जाता है। जिन्हू मॉन्स्टर के हमलों से बचता हुआ अपनी फुल स्पीड में मॉन्स्टर की तरफ भागता है।
लेकिन अचानक जिन्वू की थकान 70 हो चुकी है, जिससे जिन्वू बहुत धीरे हो चुका है, जिस वजह से मॉन्स्टर जिन्वू को हिट कर देता है और जिन्वू जमीन पर जा गिरता है। फिर जब मॉन्स्टर जिन्वू को मारने ही वाला होता है, तभी जिन्वू डेली क्वेस्ट करने के बदले फुल रिकवरी चूज करता है। ये डेली क्वेस्ट जिन्वू ने पिछले एपिसोड में पूरा किया था और फिर जिन्वू मॉन्स्टर के अटैक से बचते हुए मॉन्स्टर की आंख में खंजर घुसा देता है और फिर खंजर घुसाता ही जाता है और खंजर के स्पेशल इफेक्ट की वजह से मॉन्स्टर काफी जल्दी मर जाता है। यू हैरान हो जाता है और सोचता है इसने सी रैंक डंजन बॉस को हरा दिया, ये जरूर एक फॉल्स रैंकर है। जिन्वू मॉन्स्टर में से एसेंस स्टोन निकाल लेता है और फिर यू जिन्वू से काफी डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जिन्वू एक साइकोपैथ है, जिस वजह से यू जिन्वू का सारा सामान उठा लेता है, जिन्वू को पानी देता है और जिन्वू को आराम करने के लिए कहता है और खुद माना क्रिस्टल्स निकालने लगता है। जिन्वू सोचता है इसको क्या हो गया। तभी वहाँ डोंगसुक और उसके साथी भी आ जाते हैं और फिर डोंगसुक और उसके साथियों को लगता है कि मॉन्स्टर काफी कमजोर था और मॉन्स्टर को यू ने मारा है क्योंकि यू एक डी रैंक हंटर है। डोंगसुक कहता है यू तुम जिन्वू को मारकर हमारे साथी बन जाओ और सिर्फ यही तरीका है तुम्हारे यहाँ से वापस जिंदा जाने का, और अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो तुम दोनों मरोगे। और फिर डोंगसुक सोचता है यू के इक्विपमेंट्स एक सी रैंक मॉन्स्टर को मारने के लिए काफ़ी है, इसीलिए अगर इनमें स्पेशल इफेक्ट हुए तो इसे मारना काफ़ी मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन यू जिन्वू की साइड लेता है और डोंगसुक और उसके साथियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। डोंगसुक एक हंटर से कहता है पहले उस कमज़ोर हंटर को मारो, और अचानक जिन्वू के सामने एक अर्जेंट क्वेस्ट आ जाता है और इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए जिन्वू को डोंगसुक और उसके साथियों को मारना होगा। और जब जिन्वू का ध्यान क्वेस्ट पर होता है तभी एक हंटर पावर मार के जिन्वू को दूर फेंक देता है, जिससे जिन्वू पत्थरों के नीचे दब जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कुछ हंटर कॉफी शॉप में बातें कर रही हैं और उनमें से 2 हंटर चाहे इनके साथ मिशन पर भी गई थी और चाहे इनने एक ए रैंक डंजन बॉस को बड़ी आसानी से मार दिया था। फिर सीन वापस डंजन में जाता है जहां डोंगसुक कहता है यू जिन्वू मर चुका है। यू कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन जिन्वू मरा नहीं है बल्कि पड़े पड़े सोच रहा है मैं ये कैसे भूल गया कि मैं एक ऐसे वर्ल्ड में काम करता हूँ जहाँ ताकतवर ही सरवाइव करता है और ये जगह विश्वासघात, धोखे और हिंसा से भरी हुई है। और तभी पेनल्टी लिखी आती है अगर तुम क्वेस्ट पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। जिन्वू पेनल्टी देख के सोचता है क्या ये सिस्टम मुझे खून करने के लिए कह रहा है या ये किसी वजह से मुझे जिंदा रखना चाहता है। ये कोई इत्तेफाक या चैरिटी नहीं हो सकता कि ये सिस्टम मुझे जिंदा रखना चाहता है, ये चाहता है कि मैं ताकतवर बनूं। और ये सब सोचते हुए जिन्वू खड़ा हो जाता है और फिर जिन्वू कुछ बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ता जाता है और डोंगसुक और उसके साथियों के सामने जाके खड़ा हो जाता है। लेकिन वो सभी जिन्वू को मजाक में ले रहे हैं क्योंकि जिन्वू एक ई रैंक हंटर है और एक हंटर जिन्वू के कंधे पर हाथ रख के कहता है लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ क्या चल रहा है। और अगले ही पल जिन्वू उस हंटर के गले पर खंजर रखता है और उसका गला काट देता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं कि कैसे एक ई रैंक हंटर ने एक टी रैंक हंटर को मार दिया। जिन्वू डेड बॉडी देखकर सोचता है मैंने सिस्टम की बात मानकर एक आदमी को मार दिया, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार देता। और जिन्वू लगातार हंटर्स को मारता जाता है और अब सिर्फ डोंगसुक बचा है जिसे जिन्वू को मारना है। यू कहता है ऐसा लग रहा है कि जिन्वू अचानक से काफ़ी ताकतवर हो चुका है। डोंगसुक कहता है इसने मेरी पूरी टीम को कुछ सेकंड्स में ही मार दिया और मैं भी सी रैंक हंटर हूँ, लेकिन मैं इन सब की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। और डोंगसुक चिल्लाता है रीइंफोर्समेंट। फिर डोंगसुक सोचता है जिन्वू की ट्रिक है कि ये काफ़ी तेज़ी से अपने स्पेशल इफेक्ट वाले खंजर से फाइट करता है, लेकिन रीइंफोर्समेंट स्किल से मेरी बॉडी स्टील जैसी मजबूत हो चुकी है, जिस वजह से इसके खंजर से मुझे कुछ नहीं हो सकता। और डोंगसुक जिन्वू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और अचानक जिन्वू डोंगसुक के करीब आगे कहता है डोंगसुक तुम ताकतवर हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है कि मैं लगातार अपना लेवल अप कर रहा था। और जिन्वू डोंगसुक का सर जमीन में मारता है जिससे डोंगसुक की बुरी हालत हो चुकी है और डोंगसुक जिन्वू से अपनी जान की भीख मांगता है। जिन्वू कहता है तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की और अब तुम मुझसे दया की उम्मीद कर रहे हो। डोंगसुक कहता है तुम्हें कोई आइडिया नहीं है
कि मेरा भाई कौन है, लेकिन जिन्वू अगले ही सेकंड डोंगसुक का गला काट देता है, जिससे जिन्वू का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। और फिर अचानक डंजन टूटने लगती है क्योंकि डंजन बॉस को मरे थोड़ा टाइम हो चुका है। फिर अगले सीन में डंजन के बाहर छोटी सी इंक्वायरी होती है और जिन्वू को क्वेस्ट कंप्लीट करने पर जो इनाम मिलता है, जिन्वू उसे देखकर सोचता है मुझे ऐसा काम करने पर भी इनाम मिला। और जिन्वू मर्डरस इंटेंट नाम का स्किल चूज करता है, जिससे जिन्वू अपोनेंट की एबिलिटीज को आधा कर सकता है। और जो लड़की इंक्वायरी कर रही है उसे भी ऐसा ही लगता है कि यू ने सब कुछ हैंडल किया होगा और जिन्वू कहीं छुप गया होगा अपनी जान बचाने के लिए। और इंक्वायरी खत्म हो जाती है। यू जिन्वू से थोड़ा डर के कहता है बॉस आपने कमाल का काम किया। और फिर बारिश शुरू हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है। वो जिनचुल को एक एम्प्लॉय रिपोर्ट देता है और बताता है कि 8 हंटर्स एक सी रैंक डंजन में गए थे और उनमें से 6 मारे जा चुके हैं और जो 2 हंटर्स बचे हैं उनमें से एक डी और एक ई रैंक हंटर है। वो जिनचुल कहता है वो दोनों हंटर्स जान बचा के भाग गए होंगे। एम्प्लॉय कहता है वो भागे नहीं थे बल्कि उन्होंने डंजन बॉस को डिफीट कर दिया और जो डी रैंक हंटर था उसके पास काफी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स थे और शायद अपने इक्विपमेंट्स का यूज करके उसने डंजन बॉस को डिफीट कर दिया होगा। वो जिनचुल कहता है मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। एम्प्लॉय कहता है जो 2 हंटर्स इस डंजन में बचे हैं उनमें से एक जिन्वू है जो उस डबल डंजन में भी जिंदा बच गया था। वो जिनचुल जिन्वू का नाम सुन के जिन्वू के बारे में सोचने लगता है। और एम्प्लॉय आगे कहता है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मरने वाले हंटर्स में से एक डोंगसुक भी है। वो जिनचुल कहता है डोंगसुक एक बदनाम हंटर होंग डोंगसू का बड़ा भाई है और अब मैं समझा तुम ये रिपोर्ट मेरे पास क्यों लाए हो। फिर सीन शिफ्ट होता है। जिन्वू कुछ खाने पीने का सामान लाया है जो देखकर जिन्ना काफी खुश हो जाती है और जिन्वू बताता है कि वो अभी कुछ दिनों के लिए वो उनकी माँ का हॉस्पिटल का बिल भी भर देगा। फिर दोनों खाना खाने लगते हैं और जिन्ना पूछती है कल तुम जिस मिशन पर गए थे लगता है उससे तुम्हें अच्छे पैसे मिले हैं और शायद बाकी हंटर्स ने ही सब कुछ संभाल लिया होगा क्योंकि तुम्हें कोई चोट नहीं आई है। जिन्वू याद करता है बाकी हंटर्स के बारे में और कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जिन्ना कहती है कल डंजन में मॉन्स्टर्स को मारना काफी आसान काम रहा होगा। जिन्वू फिर डंजन के बारे में सोचने लगता है उन्हें मारना काफी आसान था और उन्हें मारते समय मैं बिल्कुल नहीं हिचकिचाया, लेकिन वो इंसान थे मॉन्स्टर नहीं। जिन्ना कहती है जिन्वू सब कुछ ठीक है ना, तुम इतना सीरियस होके क्या सोच रहे हो। जिन्वू कहता है मुझे लगा था मैं सामान लाते वक्त खुले पैसे लेना भूल गया लेकिन मैंने पैसे ले लिए थे। जिन्ना कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। जिन्वू सोचता है मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी अपनी फैमिली के लिए ताकतवर होने की है और जिंदा रहने की है, इसीलिए अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा आती है तो मैं दोबारा ऐसा ही करूंगा। और फिर जिन्वू जैसे ही बियर पीता है तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि हार्मफुल सब्सटेंस डिटेक्टेड और जिन्वू की बॉडी डिटॉक्स हो जाती है जिससे जिन्वू पर अल्कोहल का कोई असर नहीं होता। फिर जिन्वू सारी बियर की कैंस लेके चला जाता है और फिर सारी बियर्स पीने के बाद भी जिन्वू को कोई नशा नहीं होता और जिन्वू सोचता है ये एक स्पेशल एबिलिटी है जो मेरी बॉडी को क्लीन कर रही है जिससे मेरी बॉडी पर अल्कोहल का कोई असर नहीं हो रहा। और तभी एक क्वेस्ट रिवॉर्ड की नोटिफिकेशन ओपन हो जाती है जिसमें लिखा होता है हेल्थ और लॉन्जेविटी, जिससे बॉडी पर जहर का असर नहीं होगा और बॉडी जल्दी रीजनरेट होगी। जिन्वू कहता है इस बीच इतना सब कुछ हो गया जिस वजह से मैं डबल डंजन के रिवॉर्ड देख ही नहीं पाया और शायद इसी वजह से मेरे डबल डंजन में एक हाथ और एक पैर कटने के बाद वापस आ गए थे, लेकिन मुझे अभी भी काफी चीजों के बारे में नहीं पता। फिर अगली सीन में जिन्वू सोने ही वाला होता है कि जिन्ना जिन्वू को बताती है तुम्हारे लिए किसी यू नाम के आदमी का फोन है। और फिर हम देखते हैं जिन्वू और यू एक कैफे में बैठे होते हैं। जिन्वू कहता है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। यू कहता है मैं एक स्ट्राइक टीम बनाने की सोच रहा हूँ। जिन्वू कहता है मुझे इसका हिस्सा नहीं बनना। और फिर जिन्वू जाने लगता है। यू कहता है सिर्फ 19 मिशंस पर मेरे साथ चलो। जिन्वू कहता है 19 मिशन, क्या तुम एक गिल्ड मास्टर बनने की कोशिश कर रहे हो। यू कहता है प्लीज बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। और फिर जिन्वू वापस बैठ जाता है और यू कहता है तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है, मैं एक गिल्ड मास्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने पूरी स्टडी कर ली है अपनी फैमिली बिजनेस को लेने की, बस मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। जिन्वू कहता है तुम यूजिन कंस्ट्रक्शन के मालिक के दूसरे बेटे हो ना। यू कहता है हाँ, और बल्कि मैं गिल्ड नहीं बनाना चाहता बल्कि मेरे पिता गिल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
जिन्वू सोचता है जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ज्यादा इनाम मिलता है डंजन में, और माना क्रिस्टल्स और एसेंस स्टोन्स तो बहुत ही छोटा सा इनाम है, क्योंकि हाई रैंक मॉन्स्टर की लाश के भी काफी सारे आर्थिक फायदे होते हैं। जिन्वू कहता है तुम्हारे पिता चाहते हैं कि हंटर तुम्हारी कंपनी के लिए काम करे जिससे कंपनी को फायदा हो। यू कहता है बिल्कुल सही, और मेरे पिता एक एस रैंक हंटर को गिल्ड मास्टर बनाना चाहते हैं और मेरे भाई को सेकंड इन कमांड और गिल्ड को एक बिजनेस की तरह चलाना चाहते हैं। जिन्वू कहता है उन्हें एस रैंक हंटर चाहिए, लेकिन हमारे देश में सिर्फ 7 एस रैंक हंटर हैं। यू कहता है हाँ, और 2 में से एक एस रैंक हंटर है मिन बियांग यू, जो अभी किसी गिल्ड का हिस्सा नहीं है और रिटायर हो चुका है। जिन्वू कहता है इसका मतलब है तुम अपना दूसरा एस रैंक हंटर किसी गिल्ड से लेने वाले हो। ये तो काफी बुरा आइडिया है, क्योंकि ऐसा करने पर तुम्हारी दूसरे गिल्ड से दुश्मनी हो जाएगी। यू कहता है मेरे भाई के पास पावर्स नहीं हैं, इसलिए वो अभी गिल्ड मास्टर नहीं बन सकता। जिन्वू कहता है इसीलिए तुम्हें गिल्ड मास्टर बनने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। यू कहता है मेरे पिता को मनाना ज्यादा आसान होगा अगर मैं किसी ई रैंक हंटर के साथ सी रैंक मिशन करूंगा बजाय किसी हाई रैंक हंटर के। और फिर यू सोचता है जिन्वू एक बी रैंक हंटर जितना ताकतवर होगा, नहीं शायद ए रैंक जितना होगा, और जिन्वू ये काम करने के लिए बिल्कुल सही हंटर है। फिर यू जिन्वू को एक बिल्डिंग के कागज देता है जिसकी मार्केट वैल्यू 30 बिलियन है, जो यू जिन्वू को ऑफर कर रहा है 19 सी रैंक मिशन पर जाने के लिए। जिन्वू ये सोचकर इस डील के लिए मना कर देता है कि जिस तरह से उसका लेवल अप हो रहा है वो जल्द ही एस रैंक या उससे भी ताकतवर हो जाएगा, और इतने ताकतवर हंटर के लिए ये पैसे कुछ भी नहीं है। और फिर जिन्वू जाने लगता है और यू कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन जिन्वू नहीं रुकता और चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और डोंगसुक का भाई डोंगसुक कहता है मुझे उन दोनों हंटर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जो डंजन से जिंदा बच गए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई का मर्डर किया है। लॉरा जो डोंगसुक की असिस्टेंट है, जिन्वू और यू की रिपोर्ट देती है डोंगसुक को। डोंगसुक कहता है लॉरा अगर मैं किसी का मर्डर किसी दूसरी कंट्री में कर दूं तो क्या मुझे सजा होगी? लॉरा कहती है ये डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री का दूसरी कंट्री से हंटर्स के अपराधों को लेकर क्या एग्रीमेंट है। डोंगसुक कहता है इसका मुझ पर क्या असर होगा? लॉरा कहती है आपकी सजा कम हो जाएगी, और अगर आप अभी ये काम करने के लिए चले जाएंगे तो गिल्ड में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डोंगसुक कहता है ठीक है, पहले मैं यहाँ का काम निपटा के फिर इन दोनों को देखूंगा, और डी रैंक हंटर यू और ई रैंक हंटर जिन्वू, मैं चाहता हूँ तुम तब तक जिंदा रहो जब तक मैं वहाँ नहीं आ जाता। फिर अगले सीन में जिन्वू और जिन्हा पार्क में रनिंग कर रहे हैं। जिन्वू पूछता है अगर तुम्हें 30 बिलियन मिल जाएंगे तो तुम क्या करोगी? जिन्हा कहती है पता नहीं, क्योंकि सुनने में ये बात बिल्कुल रियल नहीं लगती। जिन्वू कहता है मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। और फिर जिन्वू तेजी से भाग के आगे चला जाता है और डेली क्वेस्ट चेक करते वक्त एक चीज नोटिस करता है कि जिन्वू 10 में से 11 किलोमीटर रनिंग कर चुका है। जिन्वू कहता है गोल पूरे होने के बाद भी गिनती क्यों बढ़ रही है? फिर पुशअप मार के देखता है और पुशअप की भी गिनती बढ़ जाती है गोल पूरे होने के बावजूद भी। तभी जिन्हा बड़ी मुश्किल से जिन्वू तक आ जाती है, लेकिन जिन्वू फिर दौड़ना शुरू कर देता है, और दौड़ने के बाद जिन्वू देखता है कि 10 में से 20 किलोमीटर भागने के बाद गिनती और आगे नहीं बढ़ रही। फिर जिन्वू बाकी के गोल्स में भी सेम ही चीज करता है। अचानक डेली क्वेस्ट बदल के सीक्रेट क्वेस्ट बन जाता है और जिन्वू को इनाम में कुछ अलग चीजें भी मिलती हैं, और जिन्वू ब्लेस्ड रैंडम बॉक्स चूज करता है। फिर रैंडम बॉक्स ओपन करके जिन्वू को डंजन ओपन करने की एक चाबी मिलती है, और जिन्वू चाबी की डिटेल्स पढ़कर खुश हो जाता है, क्योंकि ये डंजन मिशन पूरा करने का इनाम है एक्सिलर ऑफ लाइफ, जिससे कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। और जिन्वू को उम्मीद है कि एक्सिलर ऑफ लाइफ से वो अपनी माँ की बीमारी ठीक कर पाएगा। और फिर अगले सीन में जिन्वू डंजन गेट ओपन करते वक्त सोचता है अगर इस डंजन की डिफिकल्टी एस रैंक जितनी हुई तो इसमें जेजू आइलैंड के लेवल के मॉन्स्टर होंगे जिन्हें एस रैंक हंटर भी हैंडल नहीं कर पाए थे, और क्या मेरे ऐसे मॉन्स्टर्स के सामने कोई चांस भी है? फिर जिन्वू डंजन में घुस के सोचता है लेकिन अगर खतरा ज्यादा हुआ तो मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल जाऊंगा। और अचानक जिन्वू के सामने हेल गेट कीपर सर्बेरस नाम का मॉन्स्टर आ जाता है। जिन्वू कहता है मैं यहाँ नहीं मरने वाला। फिर जिन्वू मॉन्स्टर की तरफ दौड़ता है और काफी सारे अटैक करने के बाद भी मॉन्स्टर को जरा सा ही डैमेज हुआ है। जिन्वू मर्डरस इंटेंट नाम का स्किल यूज करता है, लेकिन मॉन्स्टर एक दहाड़ मार के मर्डरस इंटेंट को नलीफाई कर देता है। जिन्वू फिर मॉन्स्टर के सर में खंजर घुसेड़ देता है, लेकिन खंजर के स्पेशल इफेक्ट्स जैसे पैरालिसिस और ड्रेन मॉन्स्टर पर असर नहीं करते। और फिर मॉन्स्टर जिन्वू पर अटैक करता है और जिन्वू का एक हाथ खा जाता है और फिर पंजा मारता है। उसके बाद जिन्वू के पास वार्निंग की नोटिफिकेशन आती है क्योंकि जिन्वू की एचपी बहुत कम हो चुकी है।
फिर जिन्वू मॉन्स्टर के अटैक से बचता है और नोटिफिकेशन देखता है कि मॉन्स्टर की सारी एबिलिटीज 3 मिनट के लिए डबल हो चुकी हैं। अचानक मॉन्स्टर जिन्वू को मारता है और जिन्वू दूर जाके गिरता है और अब जिन्वू की एचपी आधे से भी कम हो चुकी है। जिन्वू टोटल रिकवरी, जो सीक्रेट क्वेस्ट पूरा करने पर 3 इनाम मिले थे, उनमें से एक है, उसे इस्तेमाल करके पूरी तरीके से हील हो जाता है और मॉन्स्टर की आंख में खंजर गाड़ देता है। लेकिन मॉन्स्टर जिन्वू को दूर फेंकने के बाद उसे पीटता जाता है और फिर जिन्वू धूल उड़ा के मॉन्स्टर से छिप जाता है। और अब जिन्वू की एचपी बहुत कम हो चुकी है, इसलिए जिन्वू वापस जाने के लिए टेलीपोर्टेशन स्टोन निकालता ही है कि मॉन्स्टर जिन्वू पर हमला कर देता है, जिससे टेलीपोर्टेशन स्टोन जिन्वू के हाथ से छूट जाता है और फिर जिन्वू दोबारा मॉन्स्टर से छिप जाता है और लगातार 3 हीलिंग पोशन खरीद के पी लेता है। लेकिन 3 हीलिंग पोशन पीने के बाद भी जिन्वू की एचपी ज़्यादा नहीं बढ़ती और दूसरी तरफ मॉन्स्टर सूंघ सूंघ के जिन्वू को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब जिन्वू वो पोशन पीता है जो उसे स्नेक मॉन्स्टर को मार के मिला था, जिससे जिन्वू का डैमेज -20% हो जाता है। और अचानक मॉन्स्टर जिन्वू पर अटैक करता है, जिससे जिन्वू को थोड़ी चोट भी आ जाती है। फिर अचानक मॉन्स्टर की आंख में से खून आने लगता है, क्योंकि 3 मिनट पूरे हो चुके हैं और मॉन्स्टर की एबिलिटीज अब वापस नॉर्मल हो चुकी है। जिन्वू फिर मॉन्स्टर पे हमला करने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर भी फुल फोर्स के साथ जिन्वू पर अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर जिन्वू को अपने मुंह में दबा लेता है और ऐसा लगता है कि जिन्वू मरने वाला है। लेकिन जिन्वू मरता नहीं है, बल्कि मॉन्स्टर की आंख में खंजर गाड़ते जाता है, जिससे मॉन्स्टर मर जाता है। और जिन्वू भी मरने ही वाला होता है कि लेवल अप होने की वजह से जिन्वू की चोटें हील हो जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद जिन्वू देखता है कि उसे मॉन्स्टर को मार के काफी सारे आइटम्स मिले हैं। उनमें से एक है एक्सिलर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला, लेकिन एक्सिलर ऑफ लाइफ बनाने के लिए जिन्वू को कुछ स्पेशल आइटम्स चाहिए होंगे जो जिन्वू के पास अभी नहीं है। जिन्वू फिर सोचता है, मुझे मॉन्स्टर से फाइट करने से अपनी ताकत का पता चल चुका है, इसीलिए अगर अभी मैं कासल में गया तो मैं पक्का मर जाऊंगा, लेकिन मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। जिन्वू हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास बैठकर एक्सिलर ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ रहा है और सोचता है इस आइटम से सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है, तो हो सकता है कि माँ की इटर्नल स्लीप की बीमारी भी इससे ठीक हो जाए। लेकिन एक्सिलर ऑफ लाइफ के लिए 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी और मेरे पास अभी एक भी नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ मिलेंगे, लेकिन अगर मैं अभी कासल में जाऊंगा तो वो सुसाइड होगा, इसलिए पहले मुझे अपना लेवल अप करके ताकतवर होने की जरूरत है। फिर अगले सीन में जिन्वू यू से मिलके कहता है, यू मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा 19 सी रैंक मिशंस के लिए। यू ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहले जिन्वू ने यू का ऑफर ठुकरा दिया था। जिन्वू कहता है, मेरी एक कंडीशन है, सिर्फ तुम और मैं ही जाएंगे मिशंस पर। यू ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और कहता है, लेकिन सी रैंक मिशन के लिए कम से कम 8 मेंबर की टीम होनी चाहिए। जिन्वू कहता है, सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए हंटर्स को हायर करो, जैसे डोंगसुक करता था। यू कहता है, क्या ये ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा? जिन्वू यू को समझाता है, अगर सिर्फ हम दोनों 19 मिशंस बिना किसी इंजरी के क्लियर कर देंगे तो क्या तुम्हारे डैड तुमसे इम्प्रेस नहीं हो जाएंगे? यू कहता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, और फिर खड़ा होके कहता है, तो फिर काम पर लगते हैं और मैं बाकी हंटर्स और डंजन गेट मैनेज करता हूँ। फिर अगले सीन में चाहे इन, जो एक एस रैंक हंटर है, एक खाली स्टेडियम में एक्सरसाइज कर रही होती है और बैठकर कहती है, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ? वहाँ एक आदमी छिपा हुआ होता है और चाहे इनकी बात सुन के सामने आके कहता है, एक एस रैंक हंटर से बिल्कुल ऐसी ही उम्मीद थी। और फिर वो आदमी चाहे इनको काट देता है। फिर हमें यू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ यू अपने पिता के साथ बैठा हुआ है। यू के पिता कहते हैं, 1 दशक से ज्यादा हो चुका है डंजन गेट्स को सामने आए हुए, और तब से अब तक दुनिया काफी बदल चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, मीडिया और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी बदल चुकी है डंजन्स की वजह से। और खासकर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस डंजन के रिसोर्सेज के बिना नहीं चल सकता, और सिर्फ हंटर ही हैं जो उन कीमती रिसोर्सेज को डंजन से निकाल सकते हैं। और सभी हंटर्स को हंटर एसोसिएशन, जो एक गवर्नमेंट बॉडी है, देखती है, जैसे हंटर्स का रैंक तय करती है, हंटर्स को रजिस्टर करती है, और जो डंजन ऑक्शन नहीं होते उनको हैंडल करती है, और साथ ही साथ डंजन ब्रेक को भी हैंडल करती है। लेकिन हंटर एसोसिएशन एक सरकारी विभाग से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ज्यादातर रिसोर्सेज गिल्ड के हाथ लगते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा अमीर हो चुके हैं। और हमारे देश के 5 सबसे बड़े गिल्ड हैं, हंटर गिल्ड, व्हाइट टाइगर गिल्ड,
रीपर गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड, और इनकी मोनोपोली है डंजन के प्रॉफिट्स पर। इसीलिए मैं ये सब होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि हमने इस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। इसीलिए इन चीज़ों को हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और ये काम करने के लिए हम अपना गिल्ड बनाएंगे। यू अपने पिता की बात सुनकर सोचता है, एक एस रैंक हंटर का मेरे भाई का बिजनेस पार्टनर होना बहुत रिस्की है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और अभी जिन्वू रनिंग कर रहा है। फिर जिन्वू डेली क्वेस्ट कंप्लीट करके देखता है कि आज सीक्रेट क्वेस्ट नहीं मिला है, जिसका मतलब है कि कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स जिन्वू को नहीं मिलेगा। और फिर जिन्वू काफी उम्मीद के साथ डेली क्वेस्ट करके जो रैंडम बॉक्स मिला है उसे ओपन करता है, लेकिन उसमें बिंगो गेम निकलती है जो किसी काम की नहीं है। फिर जिन्वू वापस सोचता हुआ जा रहा होता है कि वो अपना लेवल अप कैसे करे। तभी जिन्वू के पास एक डी रैंक मिशन का मैसेज आता है और जिन्वू डिसाइड करता है कि वो इस मिशन पर जाएगा। फिर अगले सीन में स्वॉर्ड ट्रेनिंग की जगह पर सॉन्ग अपने एक स्टूडेंट से बात कर रहा है। स्टूडेंट कहता है, मास्टर मेरा आपके सामने कोई चांस नहीं है, लेकिन मैं आपसे आपकी बेस्ट फॉर्म में लड़ना चाहता था। सॉन्ग कहता है, तुम अभी भी इसी बात की परवाह कर रहे हो, बल्कि अब तो मुझे अपना हाथ खोए हुए महीनों हो चुके हैं। और तभी सॉन्ग के पास एक डी रैंक मिशन का मैसेज आता है। सॉन्ग मैसेज देखकर कहता है, छोटे मोटे कामों के लिए ये लोग लो रैंक हंटर्स को बुलाते रहते हैं। स्टूडेंट कहता है, मास्टर क्या आप सही में रिटायर होने का नहीं सोच रहे हैं? सॉन्ग डबल डंजन में जो हुआ वो सोचकर कहता है, तुम सही कह रहे हो। एक बुढ़ा आदमी जिसका सिर्फ एक हाथ है वो ज्यादा किसी काम का नहीं है। स्टूडेंट कहता है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। सॉन्ग आगे कहता है, मैंने अपना एक हाथ खो दिया, लेकिन मैंने सरवाइव किया, इसीलिए मेरे पास अब जो भी है वो मैं इस समाज की भलाई के लिए देना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में किम अपनी वाइफ को बताता है कि उसे एक डंजन मिशन का मैसेज आया है। वाइफ कहती है, क्या ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है? क्योंकि पिछले मिशन पर आपके अलावा सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे थे। किम अपनी बेटी को गोद में उठा के कहता है, हमें अपनी बेटियों की एजुकेशन के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, और जो पिछले डंजन में हुआ वो एक्सेप्शन था। वाइफ कहती है, प्लीज आप अपना ख्याल रखना। फिर सीन शिफ्ट होता है और बेक युनहो को चोई जोंग इन ने जरूरी काम से बुलाया है, और ये दोनों ही अपने अपने गिल्ड के गिल्ड मास्टर हैं। चोई बेक को बताता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन एक गिल्ड शुरू करने की कोशिश कर रही है। बेक कहता है, मुझे पता है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन चुपके से हमारे हंटर्स को लेने की कोशिश कर रही है। चोई कहता है, अगर तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता है तो लगता है मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। बेक कहता है, मैं श्योर हूँ कि तुम्हें पहले से ही पता था कि मुझे यूजिन कंस्ट्रक्शन के बारे में पता है, इसलिए बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जूही अपनी माँ से बात कर रही है, और उसकी माँ कहती है, जूही तुम हमेशा से एक डरपोक इंसान थी, इसलिए तुम बी रैंक हंटर होने के बावजूद भी बाकी हंटर्स पे बोझ हो, इसलिए घर वापस आ जाओ। जूही ये सब सुन के गुस्से में कहती है, मेरी जिंदगी कंट्रोल करना बंद करो और मैं खुद अपनी जिंदगी के फैसले ले सकती हूँ। ये सब कह के जूही फोन काट देती है और जिन्वू को याद करके कहती है, मैं एक बार और कोशिश करना चाहती हूँ। और फिर जूही के फोन पर भी एक डी रैंक मिशन का मैसेज आता है। फिर अगले सीन में चाहे इन बेक को जाते हुए देखती है और चोई से मिलके उसे बताती है, यूजिन कंस्ट्रक्शन एक गिल्ड शुरू करने की कोशिश कर रही है और उन्होंने मुझे गिल्ड मास्टर बनने का ऑफर दिया था, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। चोई कहता है, शुक्रिया मुझे ये सब बताने के लिए। चाहे इन फिर पूछती है, मैंने अभी बेक को जाते हुए देखा था और तुम किस बारे में बात कर रहे थे? चोई बताता है कि उसने बेक से कहा, जेजू आइलैंड पर हमारा पिछला मिशन फेल हो गया था, लेकिन मैं दोबारा जेजू आइलैंड पर जाने का प्लान बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे बाकी सब की जरूरत होगी। और एक बार में बैठकर बेक याद करता है कि उसके एक साथी को जेजू आइलैंड में मॉन्स्टर्स ने मार दिया था। फिर हम देखते हैं एक खस्ता हाल जगह पर एक आदमी कहता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, लेकिन उनका मरना जरूरी है। फिर अगले सीन में जिन्वू डंजन मिशन पर निकलने के लिए तैयार हो रहा होता है और वहाँ जिन्हा आके कहती है, ये यकीन करना मुश्किल काम है कि तुम वही इंसान हो जिसको इंजरीज की वजह से लंबे रेस्ट पर जाना पड़ता था, और लगता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग काम आ रही है। जिन्वू कहता है, शायद, और अच्छी बात ये है कि मैं स्टेबल इनकम कमा पा रहा हूँ। और वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग सोचते हुए जा रहा होता है कि मैंने दशकों तक स्वॉर्ड फाइट की प्रैक्टिस की, लेकिन डंजन में ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरी अवेकन्ड पावर मैजिक पर डिपेंड करती है। लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसा होने की कोई वजह जरूर होगी। और तभी सॉन्ग को जिन्वू मिलता है और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। सॉन्ग कहता है, मुझे कहना पड़ेगा जिन्वू, अब तुम काफी अलग लग रहे हो, और डबल डंजन में तुम्हारा एक पैर कट गया था ना?
जिनवू कहता है जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तब मैंने देखा कि पैर वापस आ चुका था। सॉन्ग कहता है जरूर कोई हाई रैंक किलर आया होगा तुम्हें रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन चाहे जो भी हो तुम्हें बिल्कुल ठीक देखकर मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे एसोसिएशन से किसी ने बताया था कि तुम जिंदा हो। जिनवू पूछता है मिस्टर सॉन्ग आप यहाँ क्यों आए हो? सॉन्ग कहता है मुझे एसोसिएशन ने समन किया है एक मिशन के लिए। जिनवू कहता है मतलब आप भी इसी काम के लिए आए हो? और फिर दोनों डंजन पर पहुंच के देखते हैं कि सामने वही सारे हंटर्स खड़े होते हैं जो डबल डंजन में जिंदा बच गए थे। और किम और कैंग जिनवू और सॉन्ग से नजर नहीं मिला पाते। सॉन्ग सोचता है हमने जिनवू को सैक्रिफाइस किया था डंजन से बच के निकलने के लिए, और किम ने जो डंजन में किया था मैं उसके लिए उसको शर्मिंदा होने पर ब्लेम नहीं कर सकता। फिर जूही कहती है जिनवू क्या ये तुम ही हो? और अब तुम बिल्कुल अलग इंसान लग रहे हो, तुम्हारी हाइट बढ़ चुकी है, तुम्हारा पैर भी ठीक हो चुका है। और तभी वहाँ के एक वैन रुकती है और उसमें से 3 कैदी निकलते हैं और उन्हें हैंडल करने के लिए कैंग टैशिक भी आया है। फिर एसोसिएशन की एक मेंबर नॉर्मल हंटर्स को बताती है कि ये कैदी आपके साथ मिशन पर जाएंगे। सॉन्ग कहता है अब क्या हम क्रिमिनल्स के साथ मिशन पर जाएंगे? एसोसिएशन मेंबर कहती है ये कैदी अपनी सजा कम करने के लिए मिशन पर जा रहे हैं, इसीलिए ये कोई दिक्कत नहीं करेंगे और हमारे पास लोकल हंटर्स की काफी कमी है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। सॉन्ग कैदियों की बात को लेकर परेशान हो जाता है। एसोसिएशन मेंबर आगे कहती है आपके साथ कैंग टैशिक जो एक बी रैंक हंटर है मिशन पर जाएंगे इन सी रैंक कैदियों पर नजर रखने के लिए, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। इस कॉन्वर्सेशन के बाद जिनवू जूही से कहता है मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, इसलिए अच्छा होगा तुम मिशन पर मत जाओ। जूही पूछती है जिनवू तुम क्या करोगे? जिनवू जवाब देता है मैं मिशन पर जाऊंगा। जूही फिर कहती है फिर मैं भी जाऊंगी। फिर टैशिक सॉन्ग और जिनवू से कहता है मैं एक इंस्पेक्टर हूँ हंटर एसोसिएशन के सर्वेलेंस टीम का, और इन कैदियों की जिम्मेदारी मेरी है, इसीलिए तुम लोग रिलैक्स हो सकते हो। और तुम में से कौन इस मिशन को लीड करेगा? सॉन्ग जिनवू से कहता है क्या मैं इस मिशन को लीड कर सकता हूँ? जिनवू कहता है हाँ बिल्कुल। फिर सॉन्ग सर झुका के जिनवू को शुक्रिया करता है और कहता है पिछले मिशन पर मेरी वजह से काफी हंटर्स की जान गई थी और तुम्हारी वजह से काफी हंटर सरवाइव कर पाए थे, इसीलिए मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। फिर सॉन्ग बाकी सबसे पूछता है क्या किसी को मेरे लीडर बनने से कोई दिक्कत तो नहीं है? किम कहता है कोई दिक्कत नहीं है। और फिर सभी हंटर्स डंजन में घुसने के लिए आगे बढ़ते हैं। और फिर डंजन में घुसने के बाद ये सभी बड़े ही आसानी से गॉब्लिन्स को मारते जाते हैं और इस दौरान जिनवू भी कुछ गॉब्लिन्स को मार देता है। और फिर काफी सारे गॉब्लिन्स के मारे जाने के बाद सॉन्ग चियूल जिनवू से कहता है जिनवू तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। और फिर जूही भी जिनवू के पहले से ताकतवर होने पर जिनवू की तारीफ करती है। तभी सॉन्ग चियूल नोटिस करता है कि जिनवू सिर्फ दिखने में नहीं बदला है बल्कि उसका ऑरा भी काफी बदल चुका है। और फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और काफी आगे जाने के बाद इनको 3 अलग अलग रास्ते दिखाई देते हैं, जिस वजह से ये लोग 3 अलग अलग हिस्सों में बंटकर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं जिससे ये इस मिशन को जल्दी पूरा कर सकें। तभी जिनवू सेंस कर लेता है कि डंजन का बॉस उन्हें किस रास्ते पर मिलेगा, लेकिन ये बात जिनवू किसी को नहीं बताता और सॉन्ग चियूल से जिनवू इसी रास्ते पर चलने की रिक्वेस्ट करता है। और फिर ये लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आगे जाने के बाद किम कैंग से कहता है मैं फैसला कर चुका हूँ कि इस मिशन को पूरा करने के बाद मैं जिनवू से माफी मांगूंगा, और मैं जानता हूँ कि ये बात तुमको भी कहीं ना कहीं चुभ रही है कि हम लोग उसको अकेला छोड़कर भाग गए थे। और अभी दूसरे रास्ते में कैंग टैशिक जो अभी 3 कैदियों के साथ है उनसे पूछता है अगर तुम लोग इंसानों से लड़ रहे होते तो क्या तुम उनको भी इसी तरीके से मारते? कैदी कहते हैं हाँ बिल्कुल, हमें इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एक बूढ़ा आदमी कैंग टैशिक से रिक्वेस्ट करता है कि कैंग टैशिक उन तीनों कैदियों को जान से मार दें, क्योंकि उन तीनों कैदियों ने इस आदमी की बेटी के साथ गलत काम किया था जिस वजह से उसने अपनी जान दे दी। और ये आदमी कैंग टैशिक को काफी सारे पैसे भी ऑफर करता है। और फिर अब प्रेजेंट में किम और कैंग आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनको ये रास्ता काफी टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है। और अचानक किम और कैंग देखते हैं कि कैंग टैशिक ने 2 कैदियों को मार दिया है और वो एक कैदी की गर्दन पकड़कर खड़ा है। और जैसे ही कैंग टैशिक इन दोनों को देखता है वैसे ही ये कैदी का सर धड़ से अलग कर देता है और इन दोनों की तरफ बढ़ते हुए कहता है लगता है कि हमारे रास्ते जुड़े हुए थे और ये देखने के बाद तुमको भी मरना होगा। और दूसरी तरफ अचानक सॉन्ग चियूल जिनवू और जूही को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और फिर ये लोग जल्दी से आवाज की तरफ भागते हैं और पहुंचकर देखते हैं कि वहां पर काफी सारी लाशें पड़ी हुई हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि किम की सांसें अभी भी चल रही हैं और जूही जल्दी से किम को हील करने लगती है, लेकिन किम कहता है कोशिश करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैं जिंदा नहीं बचने वाला।
और जिनवू, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हालात ऐसे हो जाएंगे, जिस वजह से मैं तुमसे अच्छे से माफ़ी नहीं मांग सकता। और प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और माफ़ी मांगने के बाद किम की सांसें चलना बंद हो जाती हैं, जिससे जिनवू, जूही और सोंग चियुल को काफ़ी बुरा लगता है। अचानक कैंग टैशिक जूही पर हमला करता है, लेकिन जिनवू ऐन मौके पर उसको रोक देता है। और फिर कैंग टैशिक कहता है, मैं सबसे पहले हीलर को मारना चाहता था, लेकिन लगता है कि तुम्हारे मेरे अटैक रोकने की वजह से उसका नसीब बदल चुका है। और फिर जब सोंग चियुल कैंग टैशिक से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो कैंग टैशिक कहता है कि ये सब देखने के बाद तुमको भी मरना होगा। और फिर सोंग चियुल किम की तलवार उठाकर कैंग टैशिक से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और साथ ही साथ जूही से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपने स्किल का इस्तेमाल करके उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा दे। और जूही के स्किल का इस्तेमाल करने के बाद सोंग चियुल की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाती है। लेकिन ये बात कैंग टैशिक को भी थोड़ी अजीब लगती है कि एक फायर टाइप जादूगर होने के बावजूद भी सोंग चियुल तलवारबाजी क्यों कर रहा है। और फिर इन दोनों की लड़ाई शुरू होती है और सोंग चियुल कैंग टैशिक का थोड़ा बहुत मुकाबला तो कर पा रहा है, लेकिन कैंग टैशिक लगातार सोंग चियुल पर भारी पड़ रहा है। और जैसे ही कैंग टैशिक सोंग चियुल को चोट पहुंचाता है, वैसे ही जूही सोंग चियुल को हील कर देती है। और फिर कैंग टैशिक सुपर स्पीड में मूव करने लगता है और लगातार सोंग चियुल को काटता जाता है। और फिर काफी सारी चोटें लगने के बाद सोंग चियुल के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है और वो अपने घुटने पर आ जाता है। लेकिन फिर जूही भी डर के मारे फोकस नहीं कर पाती, जिस वजह से वो सोंग चियुल को हील नहीं कर पाती। और जब कैंग टैशिक सोंग चियुल को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक सोंग चियुल उस पर एक फायर अटैक करता है, लेकिन कैंग टैशिक उस अटैक से बड़े ही आसानी से बच जाता है और कहता है, अब मैं समझा कि तुमने अपनी तलवार बस मेरा ध्यान हटाने के लिए उठाई थी और तुम मुझे अपने इस अटैक से मारना चाहते थे। और जब कैंग टैशिक सोंग चियुल को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक जिनवू कैंग टैशिक के सामने आकर सोंग चियुल को बचा लेता है। जिसके बाद कैंग टैशिक पूछता है, आखिर तुम हो कौन? जिनवू कहता है, मेरा नाम संग जिनवू है और मैं एक ई रैंक हंटर हूँ। और ये सुनकर कैंग टैशिक कहता है, तुम्हारे स्किल्स में देखकर साफ साफ कह सकता हूँ कि तुम कोई ई रैंक हंटर तो नहीं हो और जरूर तुम्हारी सेकंड अवेकनिंग हुई है। और ये सेकंड अवेकनिंग वाली बात सुनकर सोंग चियुल और जूही भी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर जिनवू कहता है, तुमने इनको क्यों मारा? कैंग टैशिक कहता है, इन तीनों कैदियों को जान से मारने की रिक्वेस्ट मुझसे उस लड़की के पिता ने की थी, जिस लड़की के साथ इन कैदियों ने गलत काम किया था। जिनवू कहता है, मैं कैदियों की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने किम और कैंग को क्यों मारा। और मैं इनकी चोटें देखकर कह सकता हूँ कि इनको मारने से पहले तुमने इनको काफी तड़पाया भी था, जिससे साफ पता चलता है कि तुम ये सब इंसाफ के लिए नहीं कर रहे। ये सुनकर कैंग टैशिक हंसने लगता है और कहता है, मुझे किसी भी गिल्ड में काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मैं इतने कम पैसों में हंटर एसोसिएशन के लिए बस इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे इंसानों को मारने में काफी मजा आता है। और फिर ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं और इन दोनों के बीच काफी मुकाबले की टक्कर होती है, लेकिन फिर भी कैंग टैशिक जिनवू को काफी चोटें पहुंचा देता है। जिसके बाद जिनवू कहता है, तुम्हें थोड़ा कम ब्लड थ्रस्टी होना चाहिए था और सिस्टम ने भी तुम्हें नोटिस कर लिया है, जिस वजह से मुझे तुम्हें मारना ही होगा। लेकिन अभी कैंग टैशिक सोच रहा है कि सिस्टम से जिनवू का क्या मतलब है, और कैंग टैशिक ऐसा इसलिए सोच रहा है क्योंकि जिनवू के अलावा किसी को भी सिस्टम की स्क्रीन नजर नहीं आती। और अचानक जिनवू पहले से काफी तेज स्पीड में अटैक करने लगता है, जिस वजह से कैंग टैशिक अपने स्टील्थ स्किल का इस्तेमाल करके अचानक गायब हो जाता है और जिनवू पर अटैक करके उसे घुटनों पर ले आता है। तभी जिनवू कहता है, फुल रिकवरी। और ये कहते ही जिनवू की सारी चोटें हील हो जाती हैं। और ये देखकर कैंग टैशिक काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि कैंग टैशिक ने पहले कभी भी किसी भी फाइटिंग टाइप हंटर को खुद को हील करते हुए नहीं देखा है। तभी जिनवू कहता है, तुम जैसी गंदगी को मारने में मुझे गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं है। और जिनवू की आंखों में ऐसी खून की प्यास देखकर कैंग टैशिक कहता है, मैं समझ गया कि तुमने पहले भी लोगों को जान से मारा है और मुझे पता नहीं था कि हम दोनों सेम बिजनेस में हैं। और जिनवू के बारे में ऐसी बात सुनकर सोंग चियुल और जूही काफी हैरान हो जाते हैं। और फिर कैंग टैशिक दोबारा अपना स्टील्थ स्किल इस्तेमाल करके गायब हो जाता है और जिनवू पर हमला करने लगता है, लेकिन जिनवू इस बार बड़े ही आसानी से कैंग टैशिक के सारे हमले ब्लॉक कर लेता है। और फिर अचानक जिनवू अपना मर्डरस इंटेंट नाम का स्किल एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से कैंग टैशिक हिल नहीं पाता। और अगले ही पल जिनवू कैंग टैशिक की छाती में अपना खंजर घुसा देता है। और फिर कैंग टैशिक अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहता है, जिनवू तुमने मुझे जान से मार दिया, जिस वजह से तुम एक ई रैंक हंटर होने का नाटक अब और ज्यादा समय तक नहीं कर सकते। और फिर कैंग टैशिक के मरने के बाद जिनवू को कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और फिर सोंग चियुल जिनवू से कहता है,
तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारे बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर पाते। जिनवू कहता है सब कुछ ठीक है और तुम लोग जल्दी से डंजन से बाहर चले जाओ। और फिर जिनवू अकेले ही डंजन बॉस को मारने के लिए चले जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और वू जिनचुल जो कैंग टैशिक का सुपरवाइजर था, कैंग टैशिक के बारे में सोच रहा है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि कैंग टैशिक इतने समय से लोगों को जान से मार रहा था, लेकिन वो हमेशा से ही थोड़ा अजीब था और उसके सुपरवाइजर होने के तौर पर मैंने ही लापरवाही करी है। और फिर जब वू जिनचुल इन तीनों से मिलने के लिए पहुंचता है और जैसे ही जिनवू को देखता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम ये जिनवू से मिला था तब जिनवू काफी अलग दिखता था। और फिर वू जिनचुल इन तीनों से कहता है मैं माफी चाहूंगा कि हमारे आदमी की वजह से तुम तीनों को इतना सब कुछ सहना पड़ा, लेकिन मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ और मुझे बताओ कि तुम तीनों में से किसने कैंग टैशिक को हराया है। और ये सुनकर जिनवू को लगने लगता है कि जिनवू का राज खुलने वाला है कि तभी सोंग च्यूल कहता है कि मैंने कैंग टैशिक को हराया है। फिर वू जिनचुल पूछता है माफ करना, लेकिन तुम्हारा रैंक सी है और कैंग टैशिक का बी था, तो फिर तुमने कैंग टैशिक को कैसे हराया। सोंग जिनचुल कहता है कि लड़ाई में जूही ने उसकी मदद करी। और ये बात सुनने के बाद वू जिनचुल यहाँ से चले जाता है और तभी जिनवू नोटिस करता है कि वू जिनचुल का रैंक ए है और वू जिनचुल आसानी से जिनवू को हरा सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और शाम के टाइम जिनवू और जूही एक दूसरे से मिलने के लिए पहुंचे हैं और जूही जिनवू से कहती है मैंने अपने डर पर काफी बार काबू पाने की कोशिश करी, लेकिन मैं हर बार फेल हो गई, जिस वजह से मैं ए और बी रैंक मिशन करने के बजाय डी और ई रैंक मिशन करने लगी। लेकिन इस दौरान मुझे तुम मिल गए और तुम्हारी आंखों में मैंने एक अलग ही चमक देखी और हमने एक बार बात करी थी कि हम साथ में खाना खाने जरूर जाएंगे। लेकिन जिनवू तुम ये स्टोन वापस ले लो, क्योंकि मैं रिटायर होने वाली हूँ और अब मैं वापस जाकर अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगी। और फिर जूही यहाँ से चली जाती है और फिर जिनवू याद करता है कि वू जिनचुल ने उसे आज बताया था कि होंग डोंगसू का छोटा भाई होंग डोंगसू तुम्हें और उस डी रैंक हंटर को मारने के लिए ढूंढ रहा है, क्योंकि तुम दोनों उस मिशन पे से जिंदा बच गए थे जिसमें होंग डोंगसुक मर गया था। इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि हो सके तो ये देश छोड़कर भाग जाओ। और प्रेजेंट में जिनवू सोचता है अब मेरे पास एक वजह और है ताकतवर होने के लिए, क्योंकि अगर मैं ताकतवर नहीं हुआ तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और आज यू ने इतने लोगों का कोटा पूरा कर लिया है कि ये लोग एक सी रैंक डंजन का मिशन में पार्टिसिपेट कर सके। और जिनवू इन सभी से कहता है तुम सबको यहाँ बाहर बैठना है और सिर्फ मैं और यू ही इस डंजन में जाएंगे। तभी एक हंटर पूछता है क्या तुम सिर्फ हमें यहाँ बाहर रुकने के लिए इतने पैसे दे रहे हो। यू कहता है हाँ बिल्कुल, तुम्हें हर मिशन के 30 लाख मिलेंगे और ये तुम्हारे लिए काफी अच्छी डील है, क्योंकि तुम्हें लड़ाई भी नहीं करनी है। और फिर जिनवू एक स्टोन यूज करता है जो जिनवू को कैंग टैशिक को मारने के बाद मिला था, और इस स्टोन को यूज करने के बाद जिनवू को स्टेल्थ स्किल मिल जाता है और ये वही स्किल है जिसकी मदद से कैंग टैशिक गायब हो गया था। और फिर जिनवू और यू डंजन के अंदर जाते हैं और फिर बस थोड़ी ही देर में ये दोनों डंजन कंप्लीट करके बाहर आ जाते हैं। और ये देखकर बाहर खड़े हुए सारे ही हंटर्स काफी हैरान हो जाते हैं कि इन दोनों ने अकेले ही एक सी रैंक मिशन पूरा कर दिया और वो भी इतनी जल्दी। और फिर ये लोग अगले कई दिनों तक सी रैंक डंजन मिशन पूरे करते जाते हैं। जिनवू सारे ही बॉसेस को मारता जाता है और यू कीमती मटेरियल इकट्ठा करने का काम करता है। और इस दौरान जिनवू का काफी सारा लेवल अप भी हो जाता है। और काफी सारा लेवल अप होने के बाद जिनवू के पास एक जॉब चेंज क्वेस्ट की नोटिफिकेशन आती है, लेकिन जिनवू को भी नहीं पता कि आखिर ये जॉब चेंज क्वेस्ट क्या है। फिर सीन शिफ्ट होता है और व्हाइट टाइगर गिल्ड के मैनेजर को पता चलता है कि एक नई स्ट्राइक टीम बनी है जिसका लीडर यू है और ये टीम सारे ही सी रैंक डंजन को दुगने रेट में खरीद रही है। और इस मैनेजर का नाम सांगमिन है। लेकिन जब सांगमिन देखता है कि इस ग्रुप के अंदर जिनवू भी है, तब सांगमिन को याद आता है कि जिनवू अकेला हंटर है जो डबल डंजन के अंदर जिंदा बचा हुआ था। और फिर सांगमिन जिनवू की तरफ जाने लगता है और असिस्टेंट को बताता है जिनवू वो हंटर है जो 3 दुर्घटनाओं के बाद भी जिंदा बच गया था। पहली डबल डंजन, दूसरी होंग डोंगसुक की स्ट्राइक टीम का मरना, तीसरी कैंग टैशिक का मरना। और हर बार काफी सारे लोग मरे, लेकिन जिनवू हर बार जिंदा बच जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिनवू व्हाइट टाइगर गिल्ड को ज्वाइन करे। फिर सीन शिफ्ट होता है और सांगमिन और उसका असिस्टेंट उस सी रैंक डंजन के बाहर पहुंच जाते हैं जहां पर यू और जिनवू को होना चाहिए था, लेकिन इनको यहां पहुंचकर ऐसा लगता है कि यहां पर कोई पिकनिक चल रही है। तभी एक लड़की जो यू और जिनवू के साथ है सांगमिन से कहती है यहाँ पर खड़े होना अलाउड नहीं है। सांगमिन कहता है ये एक डंजन गेट है ना, और इसके इतने करीब खड़े होना क्या तुम्हारे लिए सेफ है। लड़की कहती है मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, मैं एक हंटर हूँ। ये सुनकर सांगमिन कहता है तो क्या तुम स्ट्राइक टीम की मेंबर हो। लड़की थोड़ा नर्वस होके हाँ कहती है और ये सुनते के साथ सांगमिन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि सांगमिन समझ चुका है कि जिनवू अकेले डंजन के अंदर गया है
और इसका मतलब है कि जितना सांगमिन ने पहले सोचा था, जिनवू उससे भी ज्यादा ताकतवर है। और फिर सांगमिन और उसका असिस्टेंट यहाँ से चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद यू और जिनवू भी इस सी रैंक डंजन को कंप्लीट करके बाहर आ जाते हैं। और जिनवू यू से कहता है मुझे कुछ काम है जिस वजह से मुझे कल की छुट्टी चाहिए, और यू जिनवू को छुट्टी दे देता है। और फिर अगले सीन में हम एक बहुत ही डरावना सपना देखते हैं और अचानक चोई जोंग इनकी आंखें खुल जाती हैं और वो पूरी तरीके से पसीने में भीगा हुआ है। फिर चोई जोंग उन अपना चश्मा पहनकर एक रिपोर्ट को उठाता है और कहता है ये काम करने का समय आ चुका है। फिर अगले सीन में रात को जब जिनवू का काम खत्म हो चुका है तब सांगमिन जिनवू के पास पहुंचता है और खुद को इससे इंट्रोड्यूस करता है और उसके बाद उससे अकेले में बात करने के लिए कहता है। और फिर कैफे के अंदर सांगमिन जिनवू को व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर देता है और कहता है अगर तुम व्हाइट टाइगर गिल्ड ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हें डबल पैसा देंगे जितना यूजिन कंस्ट्रक्शन तुम्हें दे रही है। लेकिन जब जिनवू सांगमिन को बताता है कि दुगना पैसा देने में तो तुम्हारा हेडक्वार्टर ही बिक जाएगा, तब सांगमिन की हालत खराब हो जाती है और वो कहता है मैं इतने पैसे तुम्हें नहीं दे सकता। और फिर जाते हुए जिनवू कहता है क्या तुम मुझ पर नजर रख रहे थे। और अचानक जिनवू अपने स्टील्थ स्किल का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है और सांगमिन के चेहरे पर एक छोटा सा कट लगा देता है, जिसके बाद सांगमिन कहता है मुझे माफ करना कि मैंने चुपके से तुम पर नजर रखी और मैं तो बस तुम्हें अपने गिल्ड का हिस्सा बनाना चाहता था। जिनवू पूछता है मेरे बारे में तुम्हारे अलावा और कौन जानता है। सांगमिन कहता है मैं और सिर्फ मेरा असिस्टेंट तुम्हारे बारे में जानते हैं। फिर जिनवू कहता है मैं लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता, इसलिए अगर किसी को मेरे बारे में पता चला तो मेरा शक सबसे पहले तुम दोनों पे जाएगा। सांगमिन कहता है मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगा और अपने असिस्टेंट को भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहने दूंगा। और फिर जिनवू सांगमिन के सामने खड़ा होकर कहता है अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो। और सांगमिन के मुंह खोलते ही जिनवू उसके मुंह में हीलिंग पोशन डाल देता है, जिससे उसके चेहरे पर लगाकर ठीक हो जाता है। और फिर जिनवू के जाने के बाद सांगमिन अपने असिस्टेंट से कहता है जितना मैंने सोचा था जिनवू उससे भी बड़ी चीज है। और फिर अगली सुबह जिनवू जॉब चेंज क्वेस्ट पूरा करने के लिए गाड़ी में शहर से दूर चला जाता है और एक खाली जगह पहुंचने के बाद जिनवू डिसाइड करता है कि ये यहाँ पर जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा करेगा। और जॉब चेंज क्वेस्ट को एक्सेप्ट करते ही यहाँ पर एक काफी बड़ा डंजन का गेट ओपन हो जाता है। तभी जिनवू को याद आता है कि जिनवू ने डेली क्वेस्ट को पूरा नहीं किया है, लेकिन जिनवू डिसाइड करता है कि जॉब चेंज क्वेस्ट को पूरा करने के बाद डेली क्वेस्ट को जिनवू पूरा कर देगा। और फिर जिनवू डंजन के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद जिनवू के पास नोटिफिकेशन आती है कि इस क्वेस्ट को पूरा करने से पहले जिनवू हीलिंग पोशन और फुल रिकवरी का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और फिर जिनवू की तरफ एक नाइट चलता हुआ आता है और जिनवू भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है, लेकिन जिनवू के खंजर के हमलों से इस नाइट को कुछ नहीं होता, जिस वजह से जिनवू अपने खंजर को छोड़कर अपने हाथों से ही इससे लड़ना शुरू करता है। और थोड़ी ही देर में जिनवू इसको बीच में से फाड़ देता है और इसका सर धड़ से अलग कर देता है। और फिर जिनवू से लड़ने के लिए यहाँ पर और भी काफी सारे नाइट आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यू अपने पिता और अपने बड़े भाई जिनसंग के साथ डिनर कर रहा है। फिर पिता जिनसंग से पूछते हैं जिनसंग गिल्ड बनाने का काम कैसा चल रहा है, और मैंने सुना है कि जिस भी एस रैंक हंटर से तुमने गिल्ड को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करी उन सभी ने तुमको मना कर दिया। जिनसंग कहता है आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि मैं यूरोप और मिडल ईस्ट के एस रैंक हंटर से बात कर रहा हूँ और जहाँ तक है वो हमारे साथ एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। लेकिन जिनसंग की बातें सुनकर यू को थोड़ी टेंशन हो रही है और फिर जिनसंग यू से कहता है यू मैं जानता हूँ कि तुम अपनी इम्पोर्टेंस साबित करने के लिए सी रैंक मिशन कर रहे हो और अगर ये तुम्हारा पर्सनल प्रोजेक्ट है तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलती से भी तुम मेरे रास्ते में आने की सोचना भी मत। और दूसरी तरफ जिनवू नाइट्स को फाड़ फाड़ के मारता जा रहा है, लेकिन इस समय जिनवू पर सिर्फ नाइट्स ही नहीं बल्कि असैसिन और जादूगर भी हमला कर रहे हैं। और इनसे लड़ते हुए जिनवू समझ जाता है कि ये डंजन जिनवू की सारी ही एबिलिटीज टेस्ट कर रहा है, लेकिन काफी देर लड़ने के बाद जिनवू जैसे तैसे इन सबको मार देता है। और फिर जिनवू एक मरे हुए नाइट का आर्मर इक्विप कर लेता है और ये आर्मर बिल्कुल ही इनविजिबल हो जाता है और इससे जिनवू की स्पीड में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर जिनवू डंजन में आगे बढ़ना शुरू करता है और आगे बढ़ने के बाद जिनवू को सामने एक काफी बड़ा दरवाजा नजर आता है और जिनवू जैसे ही उस दरवाजे को खोलता है वैसे ही एक हवा का झोंका निकलता है, जिससे जिनवू समझ जाता है कि अंदर जरूर कोई पावरफुल चीज है। लेकिन जिनवू जैसे ही अंदर घुसता है दरवाजा बंद हो जाता है और जिनवू अपने सामने एक लाल रंग के नाइट को देखता है
और इस नाइट को देखते के साथ जिन्वू फील कर लेता है कि ये नाइट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस नाइट का नाम इग्रिस द ब्लड रेड है और मैं इसे इग्रिस कहूंगा। और इग्रिस का नाम बिल्कुल डार्क रेड कलर में लिखा हुआ है, जिससे जिन्वू समझ जाता है कि इग्रिस जिन्वू से ज्यादा पावरफुल है। और इग्रिस फिर जिन्वू पर हमला करता है और इग्रिस का इतना पावरफुल हमला देखकर जिन्वू की हालत खराब हो जाती है। और फिर इग्रिस जिन्वू को पेलता ही जाता है और इस सब के ऊपर जिन्वू के खंजर से भी इग्रिस को कुछ नहीं होता। और फिर जिन्वू डिसाइड करता है कि इग्रिस से जिन्वू बिल्कुल वैसे ही लड़ेगा जैसे जिन्वू बाकी सब नाइट से लड़ रहा था। और जिन्वू अपना खंजर छोड़ देता है और हाथों से लड़ने का फैसला करता है। और जिन्वू को ऐसा करता देख इग्रिस भी अपने हथियार फेंककर हाथों से लड़ने का फैसला करता है। लेकिन हाथापाई में भी इग्रिस ही जिन्वू पर भारी पड़ता है और जिन्वू बस इग्रिस के हमलों को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लॉक करने में भी जिन्वू को काफी डैमेज हो जाता है। और फिर जिन्वू सोचता है अगर मैं इसे ताकत के मामले में नहीं हरा सकता तो मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। और फिर जिन्वू अपने डैश स्किल का इस्तेमाल करके काफी हाई स्पीड में इग्रिस पर हमला करने लगता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इग्रिस जिन्वू के सारे ही हमलों से बच जाता है और जिन्वू की पिटाई कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी जिन्वू हार नहीं मानता और पूरे जोश के साथ इग्रिस पर हमला करता है और एक लात इग्रिस के मुंह पे मार देता है। और लात खाते ही इग्रिस का दिमाग सनक जाता है और वो जिन्वू को पीटता ही जाता है, पीटता ही जाता है, पीटता ही जाता है, पीटता ही जाता है। और फिर जिन्वू को दीवार में फेंक कर मारता है, जिस वजह से जिन्वू गलती से सिंहासन पर जाके गिरता है। और अभी जिन्वू बड़ी मुश्किल से अपनी सांसें ले पा रहा है और इग्रिस भी जिन्वू को खत्म करने के लिए जिन्वू के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही इग्रिस अपना हाथ उठाता है, इग्रिस की तलवार उड़कर उसके हाथ में आ जाती है और इग्रिस फिर जिन्वू को काटने के लिए अपनी तलवार घुमाता है। लेकिन जिन्वू इग्रिस की तलवार अपने हाथ से ही पकड़ लेता है और कहता है मैं अभी ये लड़ाई हारा नहीं हूँ। और इग्रिस की तलवार दूर फेंककर जिन्वू अपना खंजर हाथ में लेता है और इग्रिस की आंख में घुसा देता है, जिसके बाद जिन्वू इग्रिस को ढकेलते हुए सीधा दीवार में देकर मारता है। और फिर जिन्वू अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए इग्रिस के गले में खंजर घुसाता ही जाता है, घुसाता ही जाता है, घुसाता ही जाता है, जब तक कि इग्रिस मर नहीं जाता। और फिर इग्रिस के मरने के बाद जिन्वू सोचता है ये काफी करीबी मामला था, क्योंकि मैं ये लड़ाई तुक्के से जीता हूँ, क्योंकि ये स्किल, एबिलिटी और एक्सपीरियंस के मामले में मुझसे बेहतर है। और अगर एक गलती भी हो जाती तो मैं अब तक मर चुका होता। तभी अचानक जिन्वू को काफी सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे कि एक लेदर का पाउच जिसके अंदर गोल्ड कॉइन है, इग्रिस का हेलमेट और एक रून स्टोन जिसका इस्तेमाल करके जिन्वू को एक एबिलिटी मिल जाएगी। और इसके अलावा जिन्वू को एक इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन भी मिला है। और जिन्वू कहता है ये टेलीपोर्टेशन स्टोन इन्वेंट्री में वापस नहीं जा रहा है और इसका मतलब ये है कि जॉब चेंज क्वेस्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और अचानक यहाँ पर काफी सारे पोर्टल आ जाते हैं और जिन्वू के पास नोटिफिकेशन आती है कि जब तक जिंदा रह सकते हो उतनी देर जिंदा रहो। और यहाँ पर एक टाइमर भी आ जाता है और जिन्वू कहता है क्या मैं अभी अनगिनत दुश्मनों का सामना करने वाला हूँ। और फिर इन पोर्टल्स में से काफी सारे नाइट्स बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जिन्वू कहता है मैं इनका मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन इस समय इनकी गिनती बहुत ज्यादा है। और फिर जिन्वू इनसे लड़ना शुरू करता है और थोड़ी ही देर में जिन्वू समझ जाता है कि इन पोर्टल्स में से लगातार नाइट्स आते ही जा रहे हैं और इनसे लड़ते लड़ते जिन्वू भी काफी थक चुका है, जिस वजह से जिन्वू अपने स्टील्थ स्किल का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है और एक पिलर के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन अचानक एक जादूगर जिन्वू का स्टील्थ स्किल कैंसिल कर देता है, जिस वजह से वो सब जिन्वू को देख लेते हैं और जिन्वू पर हमला करते हैं। और थोड़ी देर लड़ने के बाद ही जिन्वू को काफी सारी चोटें भी आ जाती हैं, जिस वजह से जिन्वू डिसाइड करता है कि वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करके यहाँ से चला जाएगा। लेकिन तभी अचानक एक नाइट जिन्वू के हाथ पर हथौड़ा मार देता है और जिन्वू के हाथ से इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन स्टोन जमीन पर गिर जाता है। और फिर सारे ही नाइट्स जिन्वू पर हमला करने के लिए एक साथ दौड़ते हैं और अब जिन्वू टेलीपोर्ट होकर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता। फिर जिन्वू सोचता है पता नहीं वो टेलीपोर्टेशन स्टोन कहाँ गिर गया और अब मैं बस इन सबको मार के ही यहाँ से जिंदा बच सकता हूँ। और जिन्वू के एक हाथ में चोट लगने के बावजूद भी जिन्वू लगातार इन सब से लड़ता जाता है, लेकिन लड़ते लड़ते जिन्वू काफी थक जाता है, जिस वजह से जिन्वू को ये नाइट्स बहुत ज्यादा पीट देते हैं और जिन्वू अब लड़ने की भी हालत में नहीं है। और जब एक नाइट जिन्वू को जान से मारने ही वाला होता है, तभी अचानक जिन्वू के सामने सिस्टम की स्क्रीन आ जाती है और स्क्रीन पर लिखा है कि डेली क्वेस्ट टाइम पर ना करने की वजह से जिन्वू को पेनल्टी मिलेगी और अब जिन्वू को पेनल्टी जोन में ट्रांसफर किया जाएगा। फिर अगले ही पल जिन्वू नाइट्स के हाथों मरने से बच जाता है और पेनल्टी जोन में पहुंच जाता है, जिसके बाद जिन्वू बड़ी मुश्किल से खड़े होते हुए कहता है डेली क्वेस्ट ना पूरा करने की पेनल्टी ने आज मेरी जान बचा ली। और फिर जिन्वू स्टेमिना का पोशन पी के अपनी थकान खत्म कर लेता है, लेकिन जब जिन्वू एचपी पोशन पीता है तो उसकी एचपी रिकवर नहीं होती,
क्योंकि बहुत ज्यादा एचपी खत्म होने के बाद एचपी पोशन से एचपी बढ़ाई नहीं जा सकती। तभी अचानक जिन्वू के सामने काफी सारे सेंटीपीड्स आ जाते हैं और जिन्वू उन सबसे लड़ना शुरू कर देता है और काफी देर लड़ने के बाद जिन्वू सारे ही सेंटीपीड्स को मार देता है, जिसके बाद जिन्वू का लेवल अप हो जाता है और जिन्वू पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। फिर जिन्वू स्टोर में से एक नया खंजर खरीदता है और ये खंजर नाइट्स को 25% ज्यादा डैमेज करता है। और फिर जिन्वू इस रून स्टोन को इस्तेमाल करता है जो जिन्वू को इग्रिस को मारने के बाद मिला था, और इस स्टोन से जिन्वू के पास एक रूलर्स हैंड नाम की स्किल आ जाती है और इस स्किल की मदद से जिन्वू चीजों को बिना छुए अपनी तरफ खींच सकता है। और जिन्वू फिर एक काफी बड़े सेंटीपीड को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खींच पाता और कहता है लगता है कि मैं अभी किसी भी बहुत बड़ी चीज को अपनी तरफ नहीं खींच सकता और अब मेरी प्रिपरेशन का टाइम भी खत्म हो चुका है और अब सब कुछ मेरे लक पर डिपेंड करता है। और जैसे ही पेनल्टी टाइम खत्म होता है जिन्वू वापस जॉब चेंज क्वेस्ट में टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन इस बार जिन्वू इन सब नाइट से लड़ने के लिए अच्छे से तैयार हो चुका है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के अंदर एक साथ काफी सारे हाई रैंक हंटर्स जेजू आइलैंड की तरफ जा रहे हैं। तभी पायलट पानी में काफी सारा माना डिटेक्ट करता है और इन सभी को स्क्रीन पर उस माना का सोर्स दिखाता है। फिर सीन दोबारा जिन्वू की तरफ शिफ्ट होता है और जिन्वू इस समय अपने नए खंजर की मदद से बड़े ही आसानी से नाइट्स को काट पा रहा है। तभी जिन्वू नोटिस करता है कि नाइट्स के बीच में एक जादूगर भी खड़ा है, लेकिन वो जिन्वू पर अटैक नहीं कर रहा और जिन्वू नोटिस करता है कि वो जादूगर समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करके लगातार नाइट्स को यहाँ पर लाता जा रहा है। और जिन्वू फिर जल्दी से ऊंची छलांग मारता है और जादूगर को खंजर फेंक कर मारता है, जिससे जादूगर मर जाता है और जादूगर के मरते के साथ काफी सारे नाइट्स बिखर के गिर जाते हैं और कुछ पोर्टल भी बंद हो जाते हैं। फिर जिन्वू कहता है लगता है मैं सही था और अब मैं सारे ही जादूगरों को मार दूंगा। और फिर जिन्वू एक एक करके जादूगरों को मारता जाता है, लेकिन जब सिर्फ 3 जादूगर बचते हैं तो वो एक साथ अपने मैजिक का इस्तेमाल करके काफी सारे मरे हुए नाइट्स की बॉडी को एक बड़ी बॉडी में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर ये बड़ा नाइट जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन जिन्वू इस बड़े नाइट के अटैक से बचते हुए झूमर इसके सर पर गिरा देता है और सीधे जाकर बस एक ही झटके में बचे हुए तीनों जादूगरों को भी जान से मार देता है। लेकिन सभी जादूगरों के मरने के बावजूद भी ये बड़ा वाला नाइट नहीं मरता और जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन जिन्वू इस बड़े नाइट को भी काफी आसानी से मार देता है। और फिर जिन्वू के पास नोटिफिकेशन आती है कि जिन्वू ने सारे ही मॉन्स्टर्स को मार दिया है और जॉब चेंज क्वेस्ट पूरा हो चुका है। तभी जिन्वू के पास एक और नोटिफिकेशन आती है और इसमें लिखा है कि जिन्वू की नई जॉब क्लास नेक्रोमैंसर है। और ये देखकर जिन्वू शॉक हो जाता है और सोचता है नेक्रोमैंसर एक मैजिक टाइप क्लास है और ये अपने जादू की मदद से मरे हुए मॉन्स्टर्स को अपने गुलामों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और तभी जिन्वू को बोनस पॉइंट्स मिलते ही जाते हैं क्योंकि जिन्वू ने ये क्वेस्ट काफी अच्छे से पूरा किया है, जिस वजह से जिन्वू की जॉब नेक्रोमैंसर से अपग्रेड होकर शैडो मोनार्क में बदल जाती है और जिन्वू का ऑरा पूरी तरीके से बदल जाता है और जिन्वू अब नाइट्स में से इनकी आत्माओं को सेंस कर पा रहा है। और फिर जिन्वू इन सारे ही नाइट्स को समन करता है और इनको वापस खड़ा हुआ देखकर जिन्वू काफी खुश हो जाता है क्योंकि ये लोग अब जिन्वू की शैडो आर्मी है। और अभी तक जिन्वू ने बस इग्रिस को समन नहीं किया है, जिस वजह से जिन्वू इग्रिस को समन करता है और कहता है अराइज, लेकिन इग्रिस का समन फेल हो जाता है और अब इग्रिस को समन करने के लिए जिन्वू के पास बस 2 ही मौके बचे हैं। जिन्वू फिर दोबारा कहता है अराइज और दोबारा समन फेल हो जाता है और अब जिन्वू के पास बस लास्ट चांस बचा है। और फिर जिन्वू इग्रिस की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है उस खाली सिंहासन को प्रोटेक्ट करने के बजाय तुम उस इंसान को प्रोटेक्ट करो जो तुम्हारे सामने खड़ा है, अराइज। और इस बार इग्रिस भी समन हो जाता है और जिन्वू की शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाता है। और फिर पूरी शैडो आर्मी जिन्वू के सामने अपना सर झुकाती है और ये देखकर जिन्वू को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और यहाँ सीजन 1 खत्म होता है।